कितना डायरेक्ट अटैक भाई, थोड़ी तो रहमियत करता था भाई उस पर, थोड़ी तो मतलब। बट सीरियसली यू वर देयर इन ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 में था। भाई साहब ये तो मतलब मैजिक है मेरे लिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, वहां रख दीजिएगा, वहां उस क्लास में। देर इज अ ट्रिप हैपनिंग, इलेक्ट्रिक ट्रिप हैपनिंग, आई ऑलरेडी रेज्ड इट। सो आप लोग या तो इस साइड बैठ जाइए या उस एसी के पास बैठ जाइए। कुछ पावर का इशू है, वो ट्रिप हो रहा है उसके वजह से। तो सबसे पहले सॉरी कल क्लास नहीं हो सकी, बिकॉज ऑल ऑफ द सडन पता नहीं थोड़ा सा फीवरिश फील हो रहा था। आई वॉज स्टिल इन फीवर टुडे मॉर्निंग, पता नहीं, तो इसीलिए कल मैं क्लास, काका 8-10 के बाद किसी को मत भेजिएगा अंदर। तो इसके बाद इसकी वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाया। आज भी मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी, बट मैंने कहा चलिए अब मैं जाता हूँ, आई विल फील बेटर। सो आई एम रियली सॉरी कल क्लास नहीं हो सकी। चलिए, होमवर्क किया सभी ने? आगे के लिए बता देता हूं, आप प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, कुछ भी हो, ट्रैकर पे आपको नजर रखना है। ट्रैकर से आपको पता चलेगा कब किस दिन क्लास में क्या हो रहा है, और होमवर्क आपको करके आना है। होमवर्क नहीं करके आए तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज डोंट कम टू क्लास, बिकॉज फिर कुछ समझ नहीं आने वाला है ना। फैक्ट ऑफ द डे है, आईसीआई का मॉड्यूल लेकर आना था, जो एक सोल्यूशन हम देखने वाले हैं उसके पेजेस जेरोक्स करके लाना था। लेकर आए आप लोग? चलिए एक एक कर देखेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक चीज मैंने बता दी है, जो कॉस्टिंग की क्लास में, फेस टू फेस वालों के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है, जो कॉस्टिंग की क्लास में नहीं आएगा फर्स्ट क्लास में, वो पूरा दिन किसी क्लास में अलाउड नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू आर नॉट देयर इन द फर्स्ट क्लास, यू वोंट बी देयर इन एनी क्लास। फिर वो पूरा दिन आप खुद को एब्सेंट मान के चलिए, है ना। ये आधा दिल नहीं लगाना है किसी से, दिल लगाना है तो पूरा लगाओ, बेवफाई करनी है तो पूरी बेवफाई करो। ये आधी वाली जोड़ तोड़ की सरकार नहीं चलेगी, है ना। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूं भाई? हाँ, नहीं नहीं नहीं, पूरा दिन एब्सेंट रहो ना सर, सिंपल है, ठीक है। क्लियर? आप खुद के लिए पूछ रहे हो या किसी और के लिए पूछ रहे हो? अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। आप अभी तक बीकॉम में ही हो? अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, मुझसे बात कर सकते हो ना। हाँ, मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होमवर्क था। कॉशीट आज हम लोग खत्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे मॉड्यूल के रेफरेंस से, ठीक है। 9 और 10 किया होमवर्क सभी ने? 9 और 10 बाकी क्वेश्चन से अलग कैसे थे कि बाकी क्वेश्चंस में डायरेक्टली दिया था कि व्हाट इज एडमिन ओवरहेड्स, व्हाट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, व्हाट इज वर्क्स कॉस्ट एक्सेट्रा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 9 में आपको एक्सपेंसेस दिए हैं, और एक्सपेंसेस के बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सपेंस क्या है, किधर जाएगा, और अकॉर्डिंगली आपको उसे अकाउंट करना है, करेक्ट। दोनों ही क्वेश्चंस आप देख रहे हैं आरटीपी के क्वेश्चंस हैं। 9 नंबर जो है आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन है। आप लोगों ने आरटीपी से सोल्यूशन चेक किया इसका? कहां मिली आरटीपी? हाँ, गूगल ड्राइव पे आरटीपी आपको मिलेगी। सो मैं आरटीपी ओपन करता हूं, जिसको भी नहीं पता फिर से बता देता हूं। गूगल ड्राइव के फोल्डर की लिंक जो है ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स के साथ हमारा जो नोटिस बोर्ड सेक्शन है वहां पे शेयर की गई है। अल्टरनेटिवली जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक लगाई गई है, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द गूगल ड्राइव फोल्डर, इसमें ये सारे इंटरनल फोल्डर्स बने हैं, जिसमें से फोल्डर है एक आरटीपी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरटीपी का फोल्डर,
आरटीपी के फोल्डर में हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है 9 नंबर का, वो कौन सी आरटीपी का है? नवंबर 22 है ना। लेट्स गो टू नवंबर 22। यार आपको क्या लगता है, हार्ड कॉपी ज्यादा आसान होती है, मतलब आईसीआई स्टडी मटेरियल आरटीपी की, या सॉफ्ट कॉपी ज्यादा बेटर होती है? वाई? मैं आपको बताता हूं क्यों। बिकॉज ऑफ द कंट्रोल एफ फंक्शन, जिसको कहते हैं फाइंड फंक्शन। अब जैसे ही हमारे सामने इतनी बड़ी आरटीपी अवेलेबल है, ठीक है, अब मुझे ये आरटीपी में से ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को ढूंढना है। अब मैं कैसे ढूंढूंगा? अब इस क्वेश्चन की कोई भी फिगर को मैं कंट्रोल एफ कर देता हूं वहां पे। कंट्रोल एफ का मतलब समझ गए? इट इज द शॉर्टकट फॉर फाइंड। जैसे अब यहां पे क्वेश्चन का नाम है सीटी लिमिटेड। अब हो सकता है ये एक यूनिक चीज हो जो बाकी क्वेश्चन में ना हो, तो मैं यहां पर आरटीपी में आता हूं, फाइंड इन डॉक्यूमेंट करता हूं और यहां लिखता हूं सीटी लिमिटेड, और इसको मैं फाइंड करता हूं। जैसे ही मैंने सीटी लिमिटेड को सर्च किया, आप यहां चेक कर सकते हैं, इट स्ट्रेट अवे टेक्स मी टू दैट रिस्पेक्टिव क्वेश्चन, है ना। आरटीपी के अंदर पहले सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं और बाद में सिर्फ सॉल्यूशंस। तो 5 नंबर के सॉल्यूशन पे हमें जाना है। ये रहा 5 नंबर का सॉल्यूशन। एक एक करके चेक करते हैं, फोकस कीजिएगा। जिसने भी होमवर्क नहीं किया है प्लीज मार्क करके रखना, आज आपको होमवर्क करना है 9 नंबर एंड 10 नंबर, करेक्ट। चलिए, हाँ कर रहा हूं सर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, एक एक करके डिस्कस करते, समझते। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दिया है रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। यहां से हमें क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। प्लीज टेक ऑन योर कैलकुलेटर। ओपनिंग स्टॉक 90 लाख प्लस परचेजेस, फिगर्स काफी बड़े हैं, 44 लाख 10 नहीं 44 करोड़ 10 लाख प्लस माइनस 1 करोड़ 57 लाख 50,000। चेक कीजिएगा, इज इट मैचिंग विद योर रॉ मटेरियल कंजम्पशन? 43 करोड़ 42 लाख 50,000 आ रहा है सभी का? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? पक्का? वेरी गुड। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन के अंदर ये फिगर्स हो गई है, इसको मैं करता हूं टिक मार्क। WIP का कैलकुलेशन दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP कहां पे जाता है? हमारा जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, है ना। तो 1 करोड़ 75 लाख 50,000। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स, ये यहां पर आपको दिख रहा है नीचे 1 करोड़ 75 लाख 50,000 और क्लोजिंग WIP माइनस हुआ है 94 लाख 50,000। 94 लाख 50,000। मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूं सो दैट वी डोंट मिस एनी फिगर। डायरेक्ट एम्प्लॉइज वेजेस अलाउंसेस कहां पर जाना चाहिए? इट शुड गो टू डायरेक्ट लेबर, है ना। और डायरेक्ट लेबर कहां जाता है? प्राइम कॉस्ट के ऊपर। सो डायरेक्ट लेबर में जाते हैं और लिखते हैं 6 करोड़ 88 लाख 50,000। क्लियर हो गया सभी को? मतलब आज के तीनों क्वेश्चंस में हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन देखना है और कुछ नहीं है। चलिए, नेक्स्ट एक्सपेंस यहां पर आता है प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये पर यूनिट है और ये प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट है। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट कहां पर जाता है? प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। यहां पर कहां लिया इन्होंने? ये रहा, हाँ, फैक्ट्री एंड वर्क्स कॉस्ट में आप देख रहे हैं यहां पे 1440 पर यूनिट। अब मुझे एक बात बताइए, एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूं। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट इज इंकर्ड ऑन व्हाट यूनिट्स? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। व्हाई नॉट सोल्ड? बिकॉज सर ये प्राइमरी पैकेजिंग है। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है कि वो पैकेजिंग उस प्रोडक्ट को रिस्टोर करने के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे कि आर्टिकल शिप के समय मैं एक बार ऑडिट करने गया था कोको कोला कंपनी का, ठीक है। तो कोको कोला कंपनी का फिनिश गुड्स क्या है? कोल्ड ड्रिंक। अब वहां पर मैन्युफैक्चर हो रहे थे कैंस, डाइट कोक के कैंस। तो जब डाइट कोक के कैंस रिफिल होते हैं या फिर ग्लास बॉटल रिफिल होती है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। तो बॉटल के अंदर कोक को रिफिल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फिल की जाती है और फिर इमीडिएटली उसे सील कर दिया जाता है। मुझे एक बात बताइए, अगर कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ लिक्विड होता था तो वो कोल्ड ड्रिंक नहीं रसना होती थी, isn't it? उसके बिना तो रसना ही। आप देखिए
मतलब जैसे स्वाति मैम है, वो थोड़ी विचित्र इंसान है, प्लीज बोलना मत, मेरे प्रॉब्लम हो जाएगी। वो पता है क्या करती है, वो कोल्ड ड्रिंक में से गैस निकाल के पीती है। अब ऐसे कौन करता है यार, ऐसा और कोई है क्या? कौन, मैं कौन? अच्छा आप भी ऐसे हैं, चलो ठीक है, मतलब है दुनिया में ऐसे लोग हैं। वो क्या करती है, कभी भी कोल्ड ड्रिंक हम ऑर्डर करते हैं, सपोज डोमिनोज में गए या कहीं और गए जहां कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लोग तुरंत उसे कंज्यूम करते हैं, नहीं तो उसकी गैस निकल जाती है, फिर वो आपने देखा बबल्स उछलते हैं ऐसे, दैट इज गैस फॉर्म नथिंग। मैडम ये करते हैं कि मैडम उसको निकलने देते हैं, और वो पूरा बबल्स निकलने के बाद रसना की तरह उसको पीते। उससे क्या यूज है? मतलब इंसान अगर कोई भी चीज पिए तो उसको पीने का लॉजिक होना चाहिए, इजंट इट? जैसे मैं अल्कोहलिक नहीं हूं और मैंने मेरी लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया, तो मेरे दोस्तों ने काफी बार शर्त लगाई है कि इस बार अंशुल को पिलाना है। सो आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, हम गोवा ट्रिप पे थे, तब सब लोगों ने शर्त लगाई थी। तब मैंने एक सवाल पूछा, जब मुझे पिलाने बैठे तब मैंने सवाल पूछा कि कोई पीता क्यों है, और मुझे ट्रस्ट में उन सवाल का जवाब वो कोई नहीं दे पाए। मैंने कहा अगर तुमने सवाल का जवाब दिया और लॉजिकल रीजन रहा, आई विल ट्राई। जैसे why do someone have cold drink? What is the logic of that? Huh? Cheers? Why do someone have cold drink? What do you think? Number one, if you feel very undigested, at times cold drink really helps a lot, है ना? मतलब स्पेशली काफी बार आपको लगता है ओवर ईटिंग हो गई है तो भी कोल्ड ड्रिंक हेल्प करती है। कभी कभी आपको लगता है आपकी डाइट प्रॉपर नहीं हुई है, एसिडिटी फील हो रही है, तो भी कोल्ड ड्रिंक हेल्प करती है। मतलब पुदीना हरा से भी फास्ट मैंने देखा कोल्ड ड्रिंक हेल्प करती है। तीसरा, गर्मी के समय में कोल्ड ड्रिंक बहुत हेल्प करती है। मैंने कहा भाई ये जो तुम पी रहे हो या जो पिलाने की कोशिश कर रहे हो, ये किस चीज में हेल्प करती है? आपके पास आंसर है इसका? किडनी स्टोन। अच्छा किडनी स्टोन में हेल्प करता है, कहा गया है, ओके। हाँ, मेडिसिन की तरह भी काम करती है। मैं भी नहीं चाहता हूं, मैं भी के पहले का आंसर चाहता हूं। हाँ नहीं, जरा खुल के बताएं क्या? नहीं नहीं, मैं आप पे इल्जाम, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं भाई। देखो पीते भी होगी तो उसमें गलत क्या है ना? देयर इज नथिंग रॉन्ग, मतलब गो अहेड ब्रो, यू आर लाइक माय फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड्स को जज नहीं करता, पीते सिंपल है, पीते पीते खत्म। तो मतलब क्यों पीते हैं? आई जस्ट वांट टू, हाँ मूड बनता है, हाँ ये एक, चलो ठीक है। बट यार ये मतलब मेरे लॉजिक को बैठ नहीं रहा, मूड तो और भी दूसरी चीजों से बन सकता है। और क्या लगता है? हाँ हसमुख भैया बोलो। हाँ क्या बोल रहे? दूध, ट्रूथ, किसी से सच उगलवाने के लिए पिलाते हैं, वो तो कोएर्शन हो गया, जबरदस्ती आपको सच उगलवाना है। सी देयर इज नो लॉजिक। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जिस दिन मुझे लॉजिक मिलेगा उस दिन मैं ट्राई करूंगा, जब तक लॉजिक नहीं है तब तक कोई पॉइंट नहीं है ना। हाँ फिर मेरे को पता आंसर क्या मिला, कुछ चीजें जिंदगी में बिना लॉजिक के करनी चाहिए। वर्मा जी आपको क्या लगता है? वर्मा जी जिस खुशी से उछले ना अभी, हाँ जैसे जिसकी चॉइस। चलो ठीक है, हम कॉस्टिंग में आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट इसीलिए होती है ताकि वो प्रोडक्ट को उसके ओरिजिनल शेप में, फॉर्मेट में रिस्टोर करके रख सके। मतलब यह है कि अगर कोल्ड ड्रिंक के लिए मैं कहूं तो क्या टिन के कैंस प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट है? अगर टिन के कैंस को अंदर मैंने कोल्ड ड्रिंक पैक करके नहीं रखा अलोंग विद द गैस फॉर्मेट, नहीं तो वो फिनिश गुड नहीं बचेगा। तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। सवाल आता है कि ये कॉस्ट कहां पे जाती है? अब मैं आपको बताता हूं, ये कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस में भी जा सकती है और ये कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी जा सकती है, ऐसा आपका दिमाग कहेगा। अब दोनों में से ज्यादा स्पेसिफिक क्या है समझना। कोई भी चीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट में कब जाएगी? जब उसका 1-on-1 रिलेशनशिप होता है। अगर आप कैन्स का एग्जांपल लेते हैं प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट में, कोल्ड ड्रिंक की कैन इज समथिंग विच हैज अ फिजिकल सब्सटेंस। फिजिकल सब्सटेंस है मतलब वो मटेरियल है। अब मटेरियल में या तो वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट तो सर्टेनली नहीं है,
क्योंकि कोल्ड ड्रिंक है डायरेक्ट मटेरियल। तो ये है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या कहलाता है? ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स के फंक्शनल क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो ओवरहेड्स 4 टाइप के होते हैं, मतलब बेसिकली 3 टाइप कॉस्ट शीट के लिए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटिंग है? नहीं। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिंग है? नहीं। ये किससे रिलेटिंग है? प्रोडक्शन से। देयरफॉर इट विल गो एज अ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्लियर हुआ सभी को? सो आप यहां देख सकते हैं प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। अब अगर किसी को लगता है ना ये पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है, तो रजिस्टर में जो पेज नंबर 1 बनाया है सेल्फ एनालिसिस पेज, वहां पर आप जाइए और लिखिए प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट डैश प्रोडक्शन ओवरहेड्स। पेज नंबर 1 के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं आपको 3 ही क्वेश्चन में मिलेंगे, 8, 9, 10। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट डैश प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ब्रैकेट में लिखिएगा रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 8। रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगा। अगर आपको लगता है इसको भी लेकर कंफ्यूजन हो सकता है तो आप पेज नंबर 1 पे इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं और यहां टेक्स्ट बुक में भी लिखते चलिएगा, है ना, टेक्स्ट बुक में भी लिखते चलिएगा। जो एक्सपेंसेस हैं उसके आगे हम 8 नंबर क्वेश्चन में यही करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन टेक्स्ट बुक में ही करने वाले हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, क्या होगा ये? कंज्यूमेबल स्टोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स? कोई मुझे बता सकता है कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन, कंज्यूमेबल स्टोर्स, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। ये एग्जैक्टली कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब क्या है? कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब होता है समथिंग विच इज कंज्यूम्ड फ्रॉम द स्टोर। एग्जाम्पल ल्यूब्रिकेंट्स, एग्जाम्पल ऑयल। आपकी जो मशीन्स होती है वो मशीन्स को चलाए रखने के लिए ग्रीस की जरूरत होती है, ल्यूब्रिकेंट्स की जरूरत होती है, ऑयल की जरूरत होती है। क्या इसका आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता है? हाँ जी, मेंटेन करना पड़ता है। अब अगेन कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, वो भी तो ये सब चीजों का स्टॉक रख रहा है, तो क्या ये कोल्ड ड्रिंक के साथ सप्लाई कर रहा है? नहीं। तो ये डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या बनता है? ओवरहेड्स बनता है, और ये ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है, तो ये कौन सा ओवरहेड बनता है? प्रोडक्शन ओवरहेड बनता है। वापस आप यहां पर आएंगे और लिखेंगे कंज्यूमेबल स्टोर्स डेप्रिसिएशन क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्का? वेरी गुड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, हमने एडमिन ओवरहेड्स का पॉइंट देखा था। अगर एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है तो कहां पे ऐड होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं एडमिन ओवरहेड्स, आगे एज इट इज। सेलिंग एक्सपेंसेस कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, व्हाट इज रॉयल्टी? एक्सपेंस। वाओ, व्हाट इज रॉयल्टी? एक्सपेंस। अरे नहीं सर, मैं तो मतलब पूछ रहा हूं रॉयल्टी। सलोनी आज आपका बर्थडे है क्या? आज आप बहुत डेकोरेट हो, कैसे चमक रहे हो आज आप। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है सलोनी? अरे सुना ही नहीं दे रहा है सर, आप ट्राई करना चाहेंगे? रॉयल्टी का मतलब क्या? हाँ, ओके ओके, बहुत बढ़िया। दिलीप छाबड़िया का नाम सुना है? डीसी, लड़कों ने तो शायद सुना। दिलीप छाबड़, अबे मुंबई का है तू। डीसी, अवंती डीसी। दिलीप छाबड़िया इज अ वेरी फेमस कार डिजाइनर, अनफॉर्चुनेटली अभी जेल में है। आपने वो मूवी देखी है टार्जन द वंडर कार? टार्जन द वंडर कार की कार डिजाइन करने वाले का नाम है दिलीप छाबड़िया। दिलीप छाबड़िया एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही आर्टिस्टिक माइंड वाला है और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्स डिजाइन की है, और कई कार्स उन्होंने डिजाइन करके बेची है। अब समझिए, दिलीप छाबड़िया जी ने कोई कार डिजाइन करी है जिस डिजाइन को उन्होंने बेचा नहीं है। देखो, बिजनेस करने के 2 मॉडल होते हैं, और ये आमिर खान ने सिखाया है।
क्या मतलब सर? इसका मतलब यह है कि कुछ समय पहले तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में सारे एक्टर्स फिक्स्ड फीस पे काम करते थे। आमिर खान वाज द एक्टर जिन्होंने लगान मूवी से फिक्स प्लस वेरिएबल पे काम करना चालू किया, जहां पर लगान मूवी के लिए उन्होंने ना सिर्फ फिक्स फी चार्ज की बल्कि एक वेरिएबल कंपोनेंट भी चार्ज किया ऑफ द नेट प्रॉफिट और कलेक्शन ऑफ द मूवी। आप समझ रहे हो? वैसे ही दिलीप छाबड़िया एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी क्रांति लाई है, जहां पे उन्होंने ना सिर्फ अपनी डिजाइन बेची है, काफी बार उन्होंने डिजाइन बनाकर कार कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया और कहा है जितनी भी कार्स तुम बेचोगे ना, मैं हर एक कार के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट आपसे लूंगा। और ये किस चीज का लूंगा? क्योंकि वो डिजाइन किसका है? मेरा है। इसको कहते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब, अरे भूल गए तुम लोग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पढ़े हो, इंटेंजिबल एसेट। रॉयल्टी का मतलब होता है एनी इनकम ऑन आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या आता है? बुक्स लिखते हैं तो कॉपीराइट आता है, कोई फॉर्मूला बनाया तो पेटेंट आता है, बिजनेस की गुडविल आती है, ब्रांड की वैल्यू आती है। समझ में आ रहा है? इन सबको क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। भाई कोई भी चीज जो होगी वो एसेट कब कहलाएगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की डेफिनेशन साइड में रखो, लॉजिक लगाओ, जब वो मुझे पैसा कमा के देगी। आज चेतन भगत जी इतने बड़े ऑथर हैं, उन्होंने किताब लिखी है, किताब लिखकर अचार डालेंगे अगर वो किताब प्रिंट होकर पब्लिक तक ना पहुंचे तो। अमीश त्रिपाठी नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े ऑथर हैं, है ना, बड़ी बड़ी मतलब अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है उन्होंने। आज उनकी जो बुक्स है वो पब्लिक तक नहीं पहुंची तो यूज नहीं, अब वो पब्लिक तक कैसे पहुंचेगी? हर एक ऑथर पब्लिशर हो सकता है क्या? ऑथर तो किताब लिखता है, पब्लिशर धंधे वाला होता है, बिजनेस वाला होता है। पब्लिशर को पता है कि इसको प्रिंट करके कैसे लोगों तक पहुंचाना है, फिर वो उसके प्रोडक्ट बनाते हैं, किंडल का प्रोडक्ट बनाते हैं, आपने किंडल देखा होगा आजकल, फिर उसकी ई बुक्स बन जाती है, हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स बनती है जो क्रॉसवर्ड जैसे स्टोर्स में मिलती है, अमेज़न जैसे स्टोर्स में मिलती है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, रॉयल्टी इज एन अमाउंट पेड बाय द प्रोड्यूसर टू द पर्सन हु इज ओनिंग दैट आईपीआर। कैन यू डू प्रोडक्शन विदाउट पेमेंट ऑफ रॉयल्टी? देयरफॉर इट इज व्हिच एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस। चेक करिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में दिख रहा है क्या? ये देखिए बराबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपको यहां पर दिख रहा है रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। लॉजिक समझ में आ रहा है आप सभी को? इवन दो गिवन फॉर होमवर्क, ये मत समझना कि हम इसको समझेंगे नहीं, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, जब तक हम चीजों को समझ ना ले चैप्टर चल रहा है। कॉस्ट ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल, कॉस्ट ऑफ वेबसाइट मेंटेनेंस, स्पेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, यहीं पे होता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, तो वो कहां जाता था? प्रोडक्शन या डायरेक्ट एक्सपेंस में भी जा सकता था। डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता था अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर मशीन का है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं ये सोनोग्राफी एक्सरे वाले जो हैं, इनकी तो पूरी मशीन, उसको टेक्नीशियंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कांस्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है ना? तो उस एंगल से सोचना है। सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट पर यूनिट 225। सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट, कोई एग्जांपल दे सकता है सेकेंडरी पैकेजिंग का? बिस्लरी की जो बॉटल्स होती है, वो बॉटल्स का एक कैरेट बना देते हैं, वो कैरेट बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो कौन सा पैकेजिंग कॉस्ट है? सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट। ठीक, हाँ। मिल्क भी कैरेट्स में ट्रांसफर होता है। अच्छा, कैरेट्स दो टाइप के होते हैं, एक वो कैरेट जो एसेट होता है, जो प्लास्टिक वाले नहीं होते, और एक जो कैरेट सेल कर दिया जाता है, तो सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट। करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये किस पे चार्ज होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। करेक्ट, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, there was a normal scrap of 250 units of direct material which realized 5400 per unit. What is the meaning of scrap? scrap का मतलब क्या होता है? भंगार। scrap का मतलब भंगार, कचरा। तीन शब्दों का मतलब जानना जरूरी है। सीए फाउंडेशन फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग में भी देखा था। एक है मेन प्रोडक्ट, दूसरा है बाय प्रोडक्ट, और तीसरा है स्क्रैप। जो लड़की पसंद आई है मेन प्रोडक्ट, उसकी जो फ्रेंड है बाय प्रोडक्ट,
लेकिन लड़की का जो छोटा भाई है, समझ में आया, स्क्रैप। चलो लीगल एग्जांपल लेते हैं, सब लोग बड़े ऐसे टची हो गए कि हमारे यहां से कोई लीगल एग्जांपल। मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप। फर्नीचर है, प्लाईवुड। प्लाईवुड पता है, प्लाईवुड से बनाना है दरवाजा, तो प्लाईवुड से दरवाजा बनाना है तो प्लाईवुड को कट करना पड़ता है शेप में। दरवाजा जो है वो है मेन प्रोडक्ट। अब जब दरवाजा बनाने के लिए लकड़ी को काटेंगे तो वो कुछ लकड़ी के पीसेस जाएंगे। अच्छा, ये लकड़ी के पीसेस कहां काम आते हैं? बहुत सारी चीजें काम आती है। मतलब हम मारवाड़ी लोगों के घरों में तो पता है क्या होता है, जब कारपेंटर काम करता है, हमारी मम्मियां बड़ा इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि घर में छोटे छोटे पाटे बनवा देती है। पाटों को हिंदी में क्या कहते हैं? पाटा ही कहते हैं। वो बैठने के लिए भी, घर में महाराज वगैरह आते हैं, बैठने के लिए काम आता है। आपको पता है, ट्राई करके देखना, पढ़ाई करने में पाटों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जमीन पे बैठो, टांगे लंबी करके गोदी में बिछाओ पाटा, उस पे जो पढ़ाई होती है ना, क्योंकि कहते हैं जब तक बम में पेन नहीं होगा लाइफ में गेन नहीं होगा। जमीन पे जब बैठते हो तो बम में पेन होता है, वर्सेस जब आप कुशन्ड चेयर पे बैठते हो तो बम बड़ा रिलैक्स्ड होता है। तो पाटे बनाने काम आता है। और क्या आता है? मम्मी बहुत सारी चीजें बनवा लेती, देखना मम्मी वहां पे कारपेंटर की जान ले लेती है, ये बना दो वो बना दो। ये सब क्या है? बाय प्रोडक्ट। एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे सब, अकाउंटिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट, कॉस्टिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट वो होता है जिसकी वैल्यू होती है पर मेन प्रोडक्ट जितनी नहीं होती है, थोड़ी कम होती है। तीसरा होता है स्क्रैप। ये लकड़ी काटते समय कुछ बुरादा जनरेट होता है, भूसा, कुछ आप देखो ऐसे फ्लेक्स बनते हैं, जब ऐसी कोई एक मशीन तो ऐसे फ्लेक्स निकलते हैं, वो फ्लेक्स सब क्या है? बुरादा है। बचपन में अगर आपने आर्ट एंड क्राफ्ट किया होगा तो ये बुरादा उसमें काफी यूज करते हैं ना, या फिर जलाने के लिए यूज आता है। नॉर्थ इंडिया में आप हैं, बहुत ठंड पड़ रही है तो इसको जलाने के लिए, हाथ सेकने के लिए। इसकी कोई ज्यादा रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। इसको क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप, सॉरी स्क्रैप कहते हैं। क्लियर हुआ? वैसे आपको इसके यूज एक और बता देता हूं। बर्फ की फैक्ट्री देखी आपने, जहां बर्फ बनते हैं, बड़े बड़े लादी बनती है बर्फ की। ये जब बर्फ को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो अब इनके पास रेफ्रिजरेटर तो नहीं होता है, ये बर्फ ना पिघले इसके लिए एक तरीका है, लकड़ी का बुरादा जो है ना बर्फ के ऊपर डाल दो। ये लकड़ी का बुरादा बिकता है बर्फ फैक्ट्री वालों से, बर्फ फैक्ट्री वाले इसको खरीदते हैं और लकड़ी के बुरादे से पैक कर कर बर्फ को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उससे मेल्टिंग बहुत कम होती है, वहां पर भी यूज होता है। समझ में आया? सो अब यहां पर आपने स्क्रैप किया है 250 यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी सीखा था, यहां भी सीखेंगे। पेज नंबर 1 पे आइए, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखिए। राइट डाउन ऑन सेल्फ एनालिसिस पेज। आयुष रजिस्टर में सेल्फ एनालिसिस पेज इस चैप्टर का। हाँ अच्छा, मैंने मना कर दिया था, ठीक है, कहीं पे भी लिख लो, बेसिक्स में लिख लो, जो बेसिक्स का है वहां लिख लो। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ डायरेक्ट मटेरियल reduces the cost of material consumed. Sale of scrap of direct material reduces the cost of material consumed. Full stop. It is credited to, it is credited to process account. It is credited to process account. ये वाला स्टेटमेंट अभी समझ में नहीं आएगा, ये चैप्टर नंबर 11 का स्टेटमेंट है प्रोसेस कॉस्टिंग का, पर अभी से लिखवा के रखा है। अभी के लिए इतना समझिए कि अगर आप स्क्रैप बेचते हैं तो उससे आपके मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है। किसी को पता है बारदाना किसको कहते हैं? बारदाना, ये वर्ड सुना है क्या? किस बोरे को कहते हैं बारदाना। मतलब आपने वो ब्राउन कलर के बोरे देखे, उसको कहते हैं बारदाना। हाँ हाँ, जो जूट का होता है, बराबर है, जो जूट का ब्राउन कलर का बोरा होता है ना, जिसमें से लाश वाश भी ले जा सकते हैं, उसको कहते हैं बारदाना। अब जिन लोगों के किराने का काम होता है, ठीक है, किराने के जो व्यापारी होते हैं, जो तुअर, चना, गेहूं, दाल इसमें डील करते हैं, ये लोग पता है क्या करते हैं, ये काफी बार बारदाने को भी छुट्टा अलग से बेचते हैं।
बारदाना उसकी कंडीशन पे बिकता है, फटा हुआ है तो सस्ता बिकेगा, उस पे कुछ मार्किंग नहीं है। देखो काफी लोग बारदाने पे लिखते हैं, अगर बारदाने पे कुछ नहीं लिखा है और नहीं फटा है तो सबसे महंगा बिकेगा। आप समझ रहे हो? कैन आई से दैट सेल ऑफ बारदाना इज अ सेल ऑफ स्क्रैप। और उससे ये बिजनेसमैन क्या करता है, ये देखता है कि मैंने कितना पैसा कमाया, मतलब चना बेच के कितना कमाया प्लस बारदाना बेच के कितना कमाया। तो बेसिकली जब आप बारदाना खरीदते हो तो उसमें चना खरीदते हो तो उसमें बारदाने की कॉस्ट ऐड होती है। बुरा कैसा मिलेगा, समझ में आ रहा है? मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, एक आता है उसका पॉली पैक, एक आता है उसका बॉक्स पैक। बॉक्स पैक महंगा नहीं आता है, पॉली पैक सस्ता नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉक्स की कॉस्ट होती है। अबे दिवाली के समय कैडबरी सेलिब्रेशन आता है, चॉकलेट तो उसमें नॉर्मली होती है, कभी उसका डब्बा पलटा कर अंदर जो चॉकलेट है उसकी रिटेल प्राइस निकालना। डू यू थिंक जितने का मटेरियल अंदर है उतने का ही सेलिब्रेशन मिल रहा है आपको? वो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, बॉक्स का एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। समझ में आ रहा है आपको? प्रोटीन शेक के जो बॉक्सेस आते हैं, बॉक्स भी आता है और रिफिल भी आता है। रिफिल सस्ता आता है, बॉक्स महंगा आता है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? हर एक चीज की कॉस्ट रहती है। तो अब जो भी चीज आप बेचते हैं एज अ स्क्रैप, इट रिड्यूसेस योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एंड चैप्टर नंबर 11 का स्टेटमेंट मैंने अभी लिखा दिया है, इट इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, सभी का आंसर चेक किया सभी ने? ये देखिए प्रॉफिट की फिगर चेक कीजिए, आंसर चेक कीजिएगा। आया सभी का? अभी भी कह रहा हूं, किसी ने नहीं किया है प्लीज करना। कॉस्टिंग आसान इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं आसान दिखा रहा हूं। अगर जैसा मैं दिखा रहा हूं और जैसा मैं बता रहा हूं नहीं किया, ट्रस्ट मी कॉस्टिंग बहुत रुलाएगा। मैं आपको एज एन अकेडमिशियन एक डेटा देता हूं, मेरे जो गूगल ड्राइव के नंबर ऑफ यूनिट्स बिकते हैं वो कॉस्टिंग के ज्यादा बिकते हैं एज कंपेयर टू एडवांस्ड अकाउंटिंग। और उसका रीजन बताता हूं, फेलियर इन G2 is higher than G1. Passing percentage in G1 is higher, G2 is lower. इसका मतलब है फेलियर परसेंटेज इन G2 is higher, G2 is lower. आप लोग अभी कितने दिन हो गए बैच चालू होकर? 10 दिन हो गए ऑलमोस्ट। 10 दिन में आपको क्या लगता है G2 इजी है या डिफिकल्ट है G1 से? फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि G2 का रिजल्ट कम लगता है? सिंपल आंसर है, सिंपल आंसर है, इग्नोरेंस, टेकिंग इट लाइटली, टेकिंग इट कैजुअली। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर एक दिन के लिए डेमो चाहते हो, मैं आपको कॉस्टिंग की सच्चाई दिखा सकता हूं कि कॉस्टिंग कितना डिफिकल्ट है, लेकिन जो फटेगी उसको सील नहीं पाओगे भाई। और अगर चाहते हो कि मैं इसी तरीके से सब्जेक्ट को इजी बना दूं, और ये मैं विंडो ड्रेसिंग नहीं कर रहा हूं, मैं रियल इमेज आपके, इसीलिए तो आरटीपी का क्वेश्चन है ना भाई, नहीं तो मॉड्यूल के क्वेश्चन से तो चैप्टर हो गया होता था। अगर ऐसा चाहते हो तो प्लीज वैसा करो जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो भाई साहब बहुत रुलाएगा। और एज ए टीचर मैं आपको डेटा दे चुका हूं, कॉस्टिंग के यूनिट्स ज्यादा बिकते हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग से, जबकि एडवांस्ड अकाउंटिंग का बिकना चाहिए, पर कॉस्टिंग में फेलियर ज्यादा है, एफएम में फेलियर ज्यादा है। ये समझना, ऑडिट में बच्चा निकल जाएगा, ये आप लोगों को भी रियलाइज हो गया होगा। ऑडिट में निकल जाओगे जैसे ग्रुप 1 में लॉ में निकल जाओगे। मुझे लगता नहीं है किसी भी बच्चे को इंटर जीवन में लॉ में फियर ऑफ फेलियर होगा। अबे लॉ में अगर फेल हो रहे हो तो खिड़की है, यहां पे ग्रिल नहीं रखी हमने जानबूझ के, समझ रहे हो भाई? जाना नहीं है, इतना सीरियसली मत देख। समझ रहे हो आप मेरी बात? फेल होने का रिस्क मेरे को सीरियसली बताओ, हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है अकाउंटिंग और टैक्सेशन में एज कंपेयर टू लॉ। सिमिलरली आई एम टेलिंग यू, ऑडिट में पासिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अगर फेलिंग की प्रोबेबिलिटी है तो एफएम और कॉस्टिंग में। मुझे अभी भी याद है 100 मार्क का पेपर था, महज 19 मार्क लेकर आए हुए बच्चे, कॉस्टिंग एफएम मिलाकर 19 मार्क 100 में से। डूब मरने का भी मन नहीं करता होगा 19 पे, तो आप समझ रहे हो? इसीलिए कह रहा हूं बेटा, सी फॉर कॉस्टिंग, सी फॉर कॉमन सेंस। लेकिन कॉमन सेंस तभी चलेगा जब कॉस्टिंग में प्रैक्टिस करोगे, और सिंपल फॉर्मूला है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। और कॉस्टिंग की ट्रिपल ए बुक आपको कम से कम 3 बार सॉल्व करनी है, एवरी सिंगल क्वेश्चन। अगर ये माइंड में बैठा दिया, मैं गारंटी दे रहा हूं 70-80 मार्क मिलेंगे। टारगेट
आपका सिंपल है, मेरा अभी तक जो कॉस्टिंग का हाईएस्ट स्टूडेंट का 97 है, 97 का रिकॉर्ड किसी को ब्रेक करना है इस बार। हाईएस्ट इन कॉस्टिंग 97, एडवांस्ड अकाउंटिंग 99। तो लेट अस सी कौन ब्रेक कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड आप वैसे पढ़ें, ठीक है। चलिए एक और आरटीपी का क्वेश्चन देख रहे हैं, May 22 का क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी, है ना, काफी कुछ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या लिखा सा इसने यहाँ पे, सर जी एक बार कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब बता दो। कंज्यूमेबल स्टोर का एग्जांपल आप चाहें तो लिख सकते हैं ल्यूब्रिकेंट्स, ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा। ल्यूब्रिकेंट, ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा। हाँ जी सर, हाँ जी आ रहा हूं ना मैं, 10 तो अभी स्टार्ट कर रहा हूं, अभी स्टार्ट कहां किया। May 22 आरटीपी का क्वेश्चन है। May 22 आरटीपी देखो बेटा जी कहां मिल रही है हमको, यही फोल्डर में May 22 की आरटीपी। और जनरली आईसीआई के आरटीपीज में क्वेश्चन नंबर फिक्स होते हैं 5 नंबर अगर कॉस्ट शीट का। ये देखो ये रहा 5 नंबर कॉस्ट शीट का। चलते हैं इसके सोल्यूशन पे, 1 2 3 4 5 आ गया, वेरी गुड। मैं सिंपल बस एक ही चीज कहूंगा भाई, देखो बैच खत्म होने के बाद किसी को टच में नहीं रहना है मत रहो, बट एटलीस्ट बैच खत्म होने तक आपने मुझे होल हार्टेडली फॉलो किया ना, मैं बिलीव मी, मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉस्टिंग इजी बन जाएगा। और अगर बैच खत्म होने के बाद एग्जाम तक टच में रहे तो ट्रस्ट मी, आई कैन रियली हेल्प यू टू गेट ऑल इंडिया रैंक और एटलीस्ट पास बोथ द ग्रुप्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। बट यू नीड टू बी इन टच, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने अंदर से वो फील होना चाहिए कि यार मुझे सर को बताना है कि मैंने अभी क्या पढ़ा है, मैंने कितना पढ़ा है। वो डर लगना चाहिए कि आज मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। वो फियर अपने अंदर होना चाहिए, है ना। चलिए चेक करें क्वेश्चन नंबर 10। ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स, मतलब प्रोडक्ट एक्स क्या बन गया, फिनिश्ड गुड्स बन गया। मानो बेटा आ जाओ क्लास में, हाँ कहीं और खो गए थे, आ जाओ। During the month of December 2021, the company produced 14560 tons of X। और ये टन क्या होता है, कितने किलो मतलब एक टन, हाँ 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg। अगर लग रहा है कि भैया हमको नहीं पता, बेशर्म बन के लिख लो, कैसी शर्म करना, लिख लेने का 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, है ना। The details for the month of December 21 are as follows. Material consumed 15 lakh, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। Power consumed, अच्छा चलो आपने कहा है तो लिख लेते हैं। मटीरियल कंज्यूम के आगे मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट मटीरियल। पावर कंज्यूम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 13,000 किलोवाट आवर्स एट ₹7। कैलकुलेटर पे लेते हैं 13,000 इंटू 7, 91,000। चेक करिएगा पावर कॉस्ट यहां पे दिख रहा है 91,000। अब आप देखेंगे इस कॉस्ट शीट में ना उन्होंने हेडिंग्स नहीं लिखी है, बस उन्होंने लिखते चले गए हैं रिस्पेक्टिव जगह पे। बट डोंट वरी, आप अपने हिसाब से सही तरीके से कर सकते हैं। डीजल कंज्यूम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत बढ़िया। वेजेस एंड सैलरीज पेड, डायरेक्ट लेबर, ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट। अच्छा कोई मुझे मतलब बता सकता है ग्रेचुटी का? छोटू क्या नहीं पता? ग्रेचुटी का मतलब होता है गिफ्ट, सिंपल भाषा में मतलब है गिफ्ट। देयर इज अ एक्ट इन इंडिया, देयर इज अ लेबर लॉ, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1972 है। ये एक्ट कहता है कि हर एक एम्प्लॉयर को, जो उस एक्ट के एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में कवर होता है, हर एक एम्प्लॉय को हु इज गवर्न अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, हर साल कंपलसरी 1 महीने की सैलरी गिफ्ट देनी पड़ती है। वो हर साल कुछ स्पेसिफिक अमाउंट गिफ्ट देना पड़ता है, और ये गिफ्ट जो है ये ड्यू होता है, और इसका पेमेंट होता है ऑन सुपर एनुएशन, मतलब रिटायरमेंट। तो जब भी आप बेसिकली रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है और ग्रेचुटी मिलती है। समझ में आ रहा है? लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या, टैक्स में पढ़े होंगे ना, देयर आर सम पेड लीव्स। तो पेड लीव्स अगर आपने नहीं अवेल की, मतलब आप उस दिन प्रेजेंट रहे, तो आप उन एक्रूड लीव्स को एनकैश कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है लीव एनकैशमेंट।
कन्वर्टिंग योर लीव्स इनटू कैश। ये कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे करता होगा? अगर मुझे ज्यादा कमाना है तो मैं छुट्टी के दिन भी काम करूंगा, और अगर मैं छुट्टी के दिन काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ज्यादा पैसा मिलेगा। बहुत बढ़िया। कैन आई से इट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ लेबर, डायरेक्ट लेबर चार्जेस। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर HEMM, फुल फॉर्म बताया था मैंने, हैवी अर्थ मूविंग मशीन। हायरिंग चार्जेस मतलब रेंटल पे किया उसके लिए, ये क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। बहुत बढ़िया। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार्स यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यही अगर होता था हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार्स यूज्ड बाय सेल्स पर्सनल, तो क्लियर हो गया? अच्छा अगर ये होता था हायरिंग चार्जेस पेड फॉर द कार्स यूज्ड विद इन प्रोडक्शन प्लांट, काफी फैक्ट्रीज, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज होती है कि फैक्ट्री के अंदर कार्स यूज होती है, तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स बन जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट फॉर द कार्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आप देखोगे तो टोटल कार्स की हायरिंग कॉस्ट पे और डीजल कॉस्ट पे 1 लाख रुपीस का खर्चा हुआ है। ये 1 लाख रुपीस पे 5% आपका जीएसटी कॉस्ट लगेगा। ये भी एडमिन ओवरहेड्स में ही ऐड होगा, लेकिन ये 5%, 1 लाख इंटू 5% बिकम्स 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगेगा। क्लियर हो गया सभी को? कोई प्रॉब्लम? पक्का? वेरी गुड। सॉरी, बिकॉज वो कंपनी की कॉस्ट है। रीइंबर्समेंट का मतलब क्या है समझना, पहले तुम पे करो फिर मैं पे करूंगा। रीइंबर्समेंट का ऑपोजिट क्या होता है? तुम पे मत करो, मैं डायरेक्टली पे करूंगा। कंपनी के पर्सपेक्टिव से तो आप देखोगे तो पेमेंट तो हो रहा है, खर्चा तो हो रहा है ना, इसीलिए वो उसमें कंसीडर होगा। क्लियर हो गया? पक्का? सॉरी, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट होता था तो ऐड नहीं होता था, है ना, पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तो आईटीसी होता ही नहीं है ना। अच्छा जीएसटी पढ़े हो? मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज। वेइंग ब्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? धर्म काटा। सुना है नाम? हाईवेज पे होता है धर्म काटा, जहां पूरे के पूरे ट्रक का वजन होता है, वेइंग ब्रिज। तो ये जो वेइंग ब्रिज है इसका मेंटेनेंस चार्जेस आपने पे किया है 7,000 रुपए। ये किसमें ऐड होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। यहां पे क्या लिया है? हाँ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में लिया है। क्यों ऐड होगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स में? क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, जब गुड्स बन के निकल रहे हैं आपके फैक्ट्री से, तब आप उसको वेइंग ब्रिज पे वे कर रहे हैं। वेइंग ब्रिज आपकी एसेट है, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपका क्या है? एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसीलिए क्या बन जाता है? ओवरहेड्स बन जाता है। अगर आपको लग रहा है ये पॉइंट पेज नंबर 1 पे जाना चाहिए तो जरूर लेकर जाइएगा। क्या हो गया? वेइंग ब्रिज सिर्फ फिनिश गुड्स के लिए यूज नहीं होता है मैडम। वेइंग ब्रिज तो रॉ मटेरियल के टाइम भी यूज होता है। यूज फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। मुझे बताइए फैक्ट्री से गुड्स कहां जाते होंगे? या फैक्ट्री से गुड्स बाहर तभी निकलते हैं जब वो बिकते हैं? नहीं, वेयरहाउस में भी तो जाते हैं। फैक्ट्री से गुड्स बाहर जरूरी नहीं है तब बिकने जाते हैं। एग्जांपल ले लो कजारिया टाइल्स। कजारिया टाइल्स की फैक्ट्री है गुजरात में। अब कजारिया टाइल्स की फैक्ट्री से गुड्स बनकर, टाइल्स बनकर निकलती है। इनके पूरे देश में अलग अलग जगह वेयर हाउस बने हुए हैं जहां पर फिनिश गुड्स स्टोर होता है, या कंपनी के खुद के आउटलेट्स है, शोरूम्स है। जब वहां से टाइल्स निकलती है तो प्रोबेबली वेइंग ब्रिज पे वे कर लेते हैं और फिर उसको वहां पर डिस्पैच करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट because the weighing bridge is there at the factory site. आप समझ रहे हो? Generally it is there at the factory site. AMC for CCTV installed at the weighing bridge. Annual maintenance cost of the CCTV installed at the weighing bridge used for weighing of final goods at the time of dispatch at factory premises is 6,000 and 18,000 per month respectively. अब दो अलग अलग चीजों की AMC दे रहे हैं। एक तो AMC लगी है CCTV at weighing bridge और दूसरा लगा है सीसीटीवी एट फैक्ट्री प्रीमाइसेस। कौन सी कॉस्ट है चेक करना।
वेइंग ब्रिज की कॉस्ट, वेइंग ब्रिज पे जो सीसीटीवी है उसकी कॉस्ट वेइंग ब्रिज के कॉस्ट में ऐड होगी, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। जो फैक्ट्री में लगा है वो कहां पर जा रहा है, जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में लगा है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जा रहा है। यहां पे जो लिखा उससे कंफ्यूज मत होना, वो भी कहां जा रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। यहां पर आप आएंगे और लिखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स। चार नाम हमने देखे हैं, फैक्ट्री, वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। वेरी गुड। टीए, डीए, टीए का फुल फॉर्म क्या बताया, ट्रैवलिंग अलाउंस। डीए का मतलब एंड होटल बिल पेड फॉर सेल्स मैनेजर, selling and distribution overheads. Very good. Company has 180 employees, works for 26 days in a month. इसका कॉस्ट शीट में कोई यूज नहीं है, आपको सिर्फ कहा था फर्स्ट पार्ट करना है, कॉस्ट शीट बनाना है। चेक कीजिएगा कॉस्ट शीट सबने बनाया क्या, चेक कीजिए। सेल्स की फिगर यहां पे दी है, नहीं दी है, तो हम यहां पे कहां तक कैलकुलेट कर पाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक। प्लीज चेक योर कॉस्ट शीट स्टिल हियर, ऑल ऑफ यू चेक योर कॉस्ट शीट स्टिल हियर। किया है, आ गया सही। हैव यू गॉट दिस ऑल ऑफ यू? अब चलिए नीचे आइए और ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एएमसी फॉर वेइंग ब्रिज डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड होगा? नहीं बेटा, वेइंग ब्रिज का मेंटेनेंस और वेइंग ब्रिज का एएमसी ये सब प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ऐड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या हुआ सर? क्या ये आपके साथ बदतमीजी क्या ही कर लेगा बदतमीजी में आपके साथ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आएगा श्रेय आर्या ये। Danish, we have already done question number 9. Please go back and watch again after the recordings are available. HEMM is nothing but it is a machinery, और मशीनरी की जो हायर चार्जेस है, रेंट है, दैट विल बी योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज आप जब तक वो रेंट पे नहीं करोगे आप प्रोडक्शन नहीं कर पाए। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स चलती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बड़ी बड़ी मशीन यूज होती है, आपको क्या लगता है ये मशीन हमेशा सिर्फ खरीदी हुई होती है? द आंसर इज नो। अगर AS19 के लेक्चर्स आपने देखे हैं तो लीजेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीज, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज, है ना। प्लीज अंडरस्टैंड, एक इंडियन बॉलीवुड मूवी प्रोड्यूसर अगर किसी फॉरेन लोकेशन पे शूट करने जाता है तो क्या इंडिया से इक्विपमेंट्स ले जाता होगा? वो वहां पे इक्विपमेंट्स को रेंट आउट करते हैं, वहां पे लोकल क्रू को रेंट आउट किया जाता है। समझ में आ रहा है? यहां से तो कुछ सेलेक्टेड लोग ट्रैवल करते हैं, वहां पर जाकर रेंट आउट किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसका रेंट पे किया जाता है। ये सब कौन सा खर्चा होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि उसके बिना मूवी बनना पॉसिबल नहीं है। रोजीना
it is also production overheads because it is installed at the factory premises. Done all of you? अब यहां पर थोड़ा सा चैप्टर नंबर 9 का रेफरेंस है. अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर कंपोजिट कॉस्ट यूनिट. कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कॉस्ट यूनिट कंबाइन होते हैं उसे कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, है ना. मैन शिफ्ट इज अ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट. इसका मतलब हुआ है कितने लोग कितने शिफ्ट में काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ शिफ्ट. अब यहां पर आपसे कहा है कि 180 एम्प्लॉइज 26 दिन काम करते हैं, तो हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे कि टोटल मैन शिफ्ट कैसे है. अब मैं आपको बताता हूं ये काम कहां आता है. मैंने एक बार ऑडिट किया था आईटीसी की एक होटल का आर्टिकलशिप में. आईटीसी के होटल में ऑडिट करते समय बहुत सारी चीजें समझ में आई कि होटल की इन्वेंट्री कैसे निकलती है. होटल की इन्वेंट्री, रूम डेज. अब ध्यान से सुनना, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं आपके समझने के लिए. बेटा सपोज करो आप किसी होटल के मैनेजर हो. उस होटल में 10 कमरे हैं और एक साल में 365 दिन है. तो आप अपनी इन्वेंट्री कैसे निकालोगे? इन्वेंट्री का मतलब होता है जिसको बेचकर आप पैसा कमाते हो. तो 10 कमरे हैं और 365 दिन है, तो 10 इंटू 365. कैन आई से योर इन्वेंट्री इज 3650 रूम डेज या रूम नाइट्स, कुछ भी कह सकते हैं. मतलब ये 3650 की फिगर क्या है? आपको इतने रूम डेज बेचना है. अब काफी बार बोलने में पता ये भी आता है कि 3650 रूम बेचना है. अब रियली स्पीकिंग 3650 कमरे हैं आपके पास, कमरे तो 10 ही है, पर ये समझने वाली बात है आपकी टोटल सेल्स कितनी होनी चाहिए 3650. क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूं, इसका नॉलेज है, इसलिए बता रहा हूं. 70% एवरेज एनुअल ऑक्यूपेंसी इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड ऑक्यूपेंसी फॉर एनी होटल. मतलब 3650 का 70% कीजिए 2555. इसका मतलब है अगर वो होटल जिसमें 10 कमरे हैं ऑन एन एवरेज एक साल में 2555 रूम डेज भी ऑक्यूपाई रहता है ना, इट इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड नंबर. लेट मी टेल यू गाइस, बहुत सारे होटल्स लॉसेस में क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ लो ऑक्यूपेंसी. हमारा इसके ऊपर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 में, हम लोग देखेंगे. ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है द टाइम पीरियड फॉर विच द रूम्स आर ऑक्यूपाइड. इसीलिए आप देखो ये होटल वाले ऑफर्स लाते हैं. ये होटल वाले क्या करते हैं? अपने रूम्स को ऑफ सीजन में सस्ते में बेचते हैं और पीक सीजन में महंगे में बेचते हैं. रीजन पता है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट हाई होती है. आप एक बार इमेजिन करो ना, होटल तो बना हुआ है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, चाहे रूम ऑक्यूपाइड हो ना हो, लगेगा. आपके जो अंदर स्टाफ है उसकी सैलरी एज इट इज जाएगी, बराबर है. आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो एज इट इज लगेगा. एक बार लॉजिकली सोच के रखो, अगर कोई रूम अनऑक्यूपाइड भी है, खाली भी है अच्छे होटल का, तो भी उसमें एक मिनिमम एसी कंज्यूम होता है. अगर आप उसमें एसी नहीं चलाओगे तो स्मेल नहीं आएगी रूम में? आएगी. मतलब एसी अगर रेगुलर कंज्यूम होता है, रूम के अंदर डस्टिंग क्लीनिंग तो रेगुलर करना पड़ेगा, चाहे वो ऑक्यूपाइड हो ना हो. भाई कस्टमर तो जब आएगा उसको तुरंत उसकी की कार्ड चाबी देकर वो तो रूम में जाएगा, रूम में जाते कंप्लेन करेगा यहाँ मकड़ी के जाले दिख रहे हैं, यहाँ धूल है, ये बेडशीट पे धूल है, साफ नहीं है. ये सब क्लीनिंग, ये फिक्स कॉस्ट है या नहीं है? अच्छा, आपने अगर इसके लिए पैसा बैंक से लिया है, लोन लिया है, तो लोन पे जो इंटरेस्ट दिया है वो भी फिक्स कॉस्ट है. तो होटल वाले क्या सोचते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे कि अगर मैं ऑफ सीजन के अंदर एक मिनिमम रेट पे अपना रूम ऑफर करता हूं तो क्या मैं कुछ तो पैसा निकाल सकता हूं. अच्छा, दूसरा तरीका, आपको अगर एडवांस्ड अकाउंटिंग का एक कॉन्वर्सेशन याद होगा तो मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, जिसको नहीं याद है अभी बताता हूं. हाउ डू यू एक्सपेंड योर इन्वेंट्री? 3650 रूम डेज आपको बेचना है, आप सेल्स मैनेजर हो. आप पता है क्या करते हो? आप करते हो टाई अप. आप टाई अप करते हो अलग अलग एजेंट्स के साथ, जैसे कि यात्रा.com, GoIbibo, ओयो. इतनी जल्दी सच नहीं बोलना था भाई. MakeMyTrip.com, ये सारे एजेंट्स हैं जिनके साथ आप टाई अप करते हो. अच्छा, ये एजेंट पता है क्या करते हैं? ये पूरे साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कुछ डिफाइंड नंबर ऑफ रूम डेज आपसे खरीद लेते हैं. मतलब दोस्तों, चाहे उनके रूम में गेस्ट रहे या ना रहे, वो आपको उतने रूम डेज का पैसा
देंगे ही देंगे। ये लोग टाई अप करते हैं कंपनीज के साथ, कॉर्पोरेट टाई अप्स। ये पास में लेमन ट्री वाले हैं, ये दिख रही है ना होटल, ये तो लेमन ट्री। ये लेमन ट्री वाले आए थे हमारे पास, जैसे देखा एकाग्रता कंपनी बनी है, आए थे हमारे पास कि सर कॉर्पोरेट टाई अप करते हैं। कॉर्पोरेट टाई अप में क्या होता है, आप कुछ डिफाइंड रूम डेज लेते हैं कि भाई हम हर महीने में 2 रूम डेज 3 रूम डेज लेंगे, तो अगर 3 पकड़ता हूं तो 12 महीने के 36 हो गए। ये 36 रूम डेज हम आपको 15% डिस्काउंट पे देंगे, या ये 36 रूम डेज हम आपको फ्लैट रेट पे देंगे, चाहे ऑफ सीजन हो या ऑन सीजन। कंडीशन पता है क्या है, चाहे आप 36 रूम डेज रहो ना रहो, पैसे पूरे देने पड़ेंगे। मतलब होटल इंडस्ट्री चलती पता है ऐसे ही है, जैसे ही बजट बन जाता है एक साल के इतने रूम डेज हैं, वो पहले अपने रूम डेज को बेचते हैं, देखते हैं कि भाई मैक्सिमम कितना बिक गया, फिर वो करते हैं रिटेल सेल। काफी बार दोस्तों आप देखना, सेम होटल, सेम डेट्स, सेम कैटेगरी ऑफ रूम मेक माई ट्रिप पे सस्ता मिलता है, डायरेक्ट होटल की वेबसाइट पे महंगा मिलता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि मेक माई ट्रिप अपनी इन्वेंट्री से बेच रहा है और वो होटल अपनी इन्वेंट्री से बेच रहा है। मेक माई ट्रिप हो सकता है सस्ता खरीदा हो इसलिए सस्ता बेच रहा है, होटल डायरेक्टली महंगा बेच रहा है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? इसीलिए देखना ज्यादातर होटल जो है ऐसी जगह पे बनती है जहां आसपास में इंडस्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, आईटी पार्क्स होते हैं। आईटी पार्क के आसपास होटल बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि पता है बाहर से गेस्ट आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, उनके रुकने की व्यवस्था करनी होगी, इसीलिए होटल्स वहां पर बनाए जाते हैं। आप समझ रहे हैं? वैसे ही मैन शिफ्ट मतलब समझना, मेरे पास 180 एम्प्लॉइज है और वो 26 दिन काम करने वाले हैं, तो मैं ये देखने वाला हूं कि मेरे मैन डेज कितने हैं, तो वो होंगे 4680। क्लियर हो गया? 2 चीजें आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहा है। पहला, कंप्यूट अर्निंग पर मैन शिफ्ट। अर्निंग पर मैन शिफ्ट का फॉर्मूला आपके माइंड में बन रहा होगा, टोटल अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉइज डिवाइडेड बाय टोटल मैन शिफ्ट। अब एम्प्लॉइज की टोटल अर्निंग हमें कहां से मिलेगी? ये देखिए, हमने यहां पर जो वेजेस एंड सैलरीज, हाँ ये देखिए, और ग्रेचुटी एंड लीव इनकैशमेंट, ये हो गई एम्प्लॉइज की टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल मैन शिफ्ट। मुझे पता चलेगा ना कि एक आदमी का एक दिन का कितना खर्चा है। ये जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं ये कैलकुलेशन करते हैं, जो ग्रुप टूर्स नहीं लेके जाते। सपोज अभी देखना भी बहुत ज्यादा चल रहा है, धार्मिक टूरिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है इंडिया में, केदारनाथ जी टूर ले जाना है, अयोध्या लेके जाना है, तो ये धार्मिक टूरिज्म में क्या होता है, जो ये टूर ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या निकालते हैं, 50 लोगों का ग्रुप है, 6 दिन का टूर है, तो मैन डेज कितने हो गए, 50 इंटू 6, तो 50 इंटू 6 300। अब 300 मैन डेज हो गए, तो हमारा जो टोटल खर्चा है उसको 300 से डिवाइड करेंगे। आप पॉइंट समझ रहे हैं? हॉस्पिटल में होता है बेड डेज, ट्रांसपोर्टेशन में होता है पैसेंजर किलोमीटर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फॉर नंबर ऑफ किलोमीटर्स। सेकेंड चीज आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट पर मैन शिफ्ट। आउटपुट पर मैन शिफ्ट का मतलब क्या? ऊपर आ जा बेटा, फोन रख देना, बाद में उसको बोल देना बाबू को थाना था कि नहीं था। अच्छा, आउटपुट पर मैन शिफ्ट मतलब आपने कितना प्रोडक्शन किया और टोटल कितने मैन शिफ्ट से प्रोडक्शन हुआ, तो आंसर मिला 3.11 टन। मतलब जो एक आदमी एक दिन में 3.11 टन का प्रोडक्शन करता है, आउटपुट निकालता है। समझ में आया? चलिए, ये भी हो गया। इंडेक्स में पोस्ट किया आपने 9 और 10 नंबर को, इसको कंपलसरी स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आईसीआई मॉड्यूल ओपन करना है, ऑडिटिंग तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे आईसीआई मॉड्यूल में। You have to visualize a lot, you have to think a lot, you have to understand lots of examples, then only you can understand cost accounting. Done all of you? ICI module illustration number 3, solution is on page number 6.16. अब एक चीज सुनिएगा ध्यान से, यहां पर हमारे पास एक लंबी लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है,
जिसमें से कुछ 9 और 10 में हो चुके हैं। मैं आपको यहां पर 5 मिनट का टाइम देता हूं। पेंसिल्स इन योर हैंड, ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है, ये सारे जो एक्सपेंसेस है ना, इसके आगे आपको बेसिक चीजें लिखना है कि वो कॉस्ट शीट में कहां पे जाएंगे। जैसे कि पहला क्या दिख रहा है, रॉ मटेरियल परचेज, कहां पे जाएगा? तो आप पेंसिल पिकअप करेंगे और यहां पर पेंसिल से इसके आगे लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। जीएसटी पेड ऑन अबाउ परचेजेस एट द रेट ऑफ 18% एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहां पर आप करेंगे क्रॉस। क्रॉस का मतलब है ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। 5 मिनट देता हूं, सारे एक्सपेंसेस पढ़िए। आपका दिमाग जो सिग्नल दे रहा है उसके बेसिस पे लिखिए। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक एक एक्सपेंस हम डिस्कस करेंगे, एक एक एक्सपेंसेस को हम ट्रीट करेंगे और फिर ये क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अलाउ योरसेल्फ सम टाइम। हाँ जी, मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, जो समझ में नहीं आ रहा ब्लैंक छोड़ दो। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग ऑनलाइन, आप लोगों की आज दर्शन सर की एफएम की क्लास नहीं है। दर्शन सर इज कीपिंग अनवेल, सो अंटिल फर्दर नोटिस हिज क्लासेस आर नॉट देयर, ही विल अपडेट यू। मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो आज उनकी क्लास नहीं है। कोई शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा, मेरे लिए, मैं हूं ना। ये सुमित, मेरी बात हुई है, अभी सुबह ही बात हुई है। इज बेटर, डोंट वरी। अगर बहुत ज्यादा सीरियस होते थे तो मैं यहां होता ही नहीं था, मैं उनके पास होता था। हो गया। 3 more minutes left. प्रिया जी कैसे लग रहा है इतने दिन बाद क्लास आके? नया नया लग रहा होगा आज बहुत। फर्स्ट डे ऑफ द क्लास। बहुत बढ़िया। अच्छा। अच्छा। बहुत बढ़िया। सर छोले करे? व्हाट इज छोले, रितिका?
Last 1.5 minute left. आज आप, हाँ सब ठीक है आयुष। मैं भी वही पूछ रहा था, मैं अलग सेंस में पूछ रहा था कि आज आयुष की छीन गई है। हमारा आईसीए का आईटीओसी हुआ था। सो आईटीओसी में एक सेशन दिया था एक सर ने लिप रीडिंग पे। बहुत अच्छा सेशन हुआ था। मतलब इट्स साइंस मैन, कि कोई दूर से कुछ बोल रहा है तो आप कुछ हद तक लिप रीडिंग करके समझ सकते हो क्या। हाँ, तभी तो मैंने अभी गेस किया ना। डन। चेष्टा चेष्टी दोनों का हो गया। हाँ जी, चेक करें। आपको पिन पॉइंट पता है कि कौन कौन सी हेड्स आप नहीं गेस कर पा रहे है ना। चलिए एक एक कर शुरू करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रॉ मटेरियल परचेज, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आएगा। जीएसटी का क्या होता है? अगर रिफंडेबल है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, अगर नॉन रिफंडेबल है तो होगा। अब मैं आपको एक स्नीक पीक दिखाता हूं इसके ऊपर आपकी। अच्छा, आज आप वॉल्यूम 1 नहीं लाए होंगे ना? हाँ, आपकी बात मेरे को पता है, आप तो अलग चीज हो सर। आपका मेरे को अभी भी वो एडवांस्ड अकाउंटिंग का वॉल्यूम 3 का एपिसोड आज भी याद है। आपका एक टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। मैं आपको सिर्फ उसका एक बुक का एक पार्ट दिखा रहा हूं। मटेरियल कॉस्ट टॉपिक के अंदर देखिए, मैंने ऐसा एक टेबल आपको बना के दिया, जिस टेबल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होती है और क्या क्या चीज मटेरियल कॉस्ट में एक्सक्लूड होती है। जीएसटी का पॉइंट देखना यहां पर क्या है, जीएसटी तीनों है, चाहे आईजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या सीजीएसटी हो। सिंपल चीज ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी जीएसटी में आईटीसी अवेलेबल है तो वो मटेरियल कॉस्ट से एक्सक्लूड होता है, लेकिन अगर आईटीसी नॉट अवेलेबल तो मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होता है। क्लियर हो गया? ओके, अब यहां पर आप कैलकुलेशन में आएंगे, मॉड्यूल में आएंगे। देखिए रॉ मटेरियल परचेज को टिक मार्क कर दीजिए। यहां पर आईसीआई मॉड्यूल आपके पास है, ओपन कीजिएगा, रॉ मटेरियल परचेज पहली फिगर टिक मार्क। जीएसटी यहां पर अपीयर होगा? नहीं होगा। खुशी क्यों नहीं होगा? क्या सर, थोड़ा इधर बाहर निकलो, इसकी सुविधा की आड़ में आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आज इतने उदास क्यों? तो कहां हैंग हो गए आप? मतलब लाइट चली गई थी, लोड शेडिंग थी, क्या हो गया? ऐसे ट्यूबलाइट जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मैंने एक सवाल पूछा, पूछ रहे हो क्या सर? देखो, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा, तो काम नहीं चल सकता। देखो, रो क्यों रहे हो खुशी? पक्का अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का जीता जागता एग्जाम्पल हुआ। सुनो, ये आपका सबसे पहला एक्विजिशन बैठा, देखो यहाँ पे, जिसका डिसोल्यूशन हो गया है। चलो, ये वापस पीछे छुप गई इसके। तो रो रही है, सही में रो रही है। चलो ठीक है, आईटीसी का पॉइंट क्लियर हो गया भाई लोगों सभी को।
बहुत अच्छी बात। फ्रेट इनवर्ड, क्या बोला जामुन? फाउंडेशन से। फ्रेट इनवर्ड क्या बोला? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहां पर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ्रेट? हाँ मैं वही पूछ रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां है? सबसे बड़ी मिस्टेक होगी अगर आपने फ्रेट इनवर्ड को डायरेक्ट एक्सपेंस कहा। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। बेटा फाउंडेशन में जो तूने पढ़ा है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और अभी जो देख रहा है वो क्या है? कॉस्ट। लॉजिक समझ बेटा। जामुन गलत बेंच पे बैठा है तू आज, अभी बता रहा हूं तेरे को। तेरे जामुन गलत पेड़ पे उगे हुए आज, आगे आ जा। डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों नहीं है और मटेरियल कॉस्ट में क्यों ऐड होगा? फ्रेट इनवर्ड का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और जब हम मटेरियल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला आपको याद है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मटेरियल कॉस्ट में ऐड होगा। अगर लग रहा है जो भी आपका गलत आता है ना, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करना, ताकि रिवीजन करते समय आप उस पर ज्यादा स्पेसिफिकली ध्यान दे। समझ में आ रहा है? कितने लोगों ने सही किया था, इसको मटेरियल कॉस्ट में लिया था? चलो बाकी सब लोग हाईलाइट करेंगे, है ना? वेरी गुड। हैव यू अंडरस्टूड लॉजिक ऑल ऑफ यू? जामुन भैया क्लियर हुआ आपको? हाँ, यहां पे आप कोई चाहो तो आगे खुद के लिए लिख सकते हो, पेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर हुआ सभी को? पक्का? नेक्स्ट, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, डायरेक्ट लेबर। चलिए टिक मार्क करते हैं इस फिगर को। 29,20,000। क्लियर हो गया? कंट्रीब्यूशन मेड टू एम्प्लॉइज पीएफ, पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड, और ईएसआईएस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआईएस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर कंपल्सरीली एवरी फैक्ट्री नीड्स टू डू एन इंश्योरेंस फॉर देयर एम्प्लॉइज फॉर डिसेबिलिटी और डेथ व्हाइल बीइंग ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये भी किस में जाएगा? डायरेक्ट लेबर में। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, डायरेक्ट लेबर। चेक करिएगा, ये देखिए कंट्रीब्यूशन आ गया, प्रोडक्शन बोनस आ गया। सर प्रोडक्शन बोनस डायरेक्ट लेबर क्यों है? आपने अपने एम्प्लॉइज को, वेजेस लेबर्स को टारगेट दिया है, इतने यूनिट्स बनाओ, अगर इससे ज्यादा यूनिट बना दिए तो हम आपको बोनस देंगे। Isn't it a component of salary or wages? Yes, therefore it will get added to the direct labor cost. ठीक है, लेबर कॉस्ट आउटर कॉलम में आ जाती है। नाउ रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, चलिए इसे टिक मार्क करते हैं। हाँ जी सर, बोनस किस चीज का? दिवाली बोनस वगैरह अगर दिया होता तो हम ये देखते थे कि वो कौन से वर्कर्स को दिया है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स को दिया है तो एडमिन ओवरहेड्स में जाएगा, है ना? अगर आपसे कहा है कि ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टारगेट्स पे दिया है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। हाँ सी, आप इनकम टैक्स में क्या पढ़ते हो? सेक्शन 15 सैलरीज की डेफिनेशन में क्या है? सैलरीज इंक्लूड्स ऑल द टाइप ऑफ स्टाइपेंड, बोनस, इंसेंटिव्स, लीव एनकैशमेंट, परक्विजिट्स, एमोल्यूमेंट्स, एवरीथिंग। तो आपको अगर बोनस भी मिला तो इन योर हैंड्स एज एन असेसी, इजंट इट चार्जेबल अंडर सेक्शन 15 और डज इट गोस टू 56(2)? आईएफओएस में जाता है क्या? इट इज चार्जेबल अंडर सेक्शन 15 because the bonus is given pursuant to employer employee relationship, therefore section, आप आर्टिकलशिप में जो स्टाइपेंड मिलती है ना, आपको पता है वो भी सेक्शन 15 में चार्जेबल है।
क्योंकि आपके सेक्शन 15 में जो सैलरी की डेफिनेशन है उसमें स्टाइपेंड स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है। अब आप कहोगे सर कितना ही मिलेगा, अरे पगले बिग 4 में गया तो टीडीएस होगा अंडर सेक्शन 192, टीडीएस करना पड़ेगा। बिग 4 के अंदर स्टाइपेंड कितना है, 20,000, 25,000, 30,000, आप समझ रहे हो। प्लस आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल गए, कुछ भी मिल गया तो आप तो इनकम टैक्स के टैक्सेबल लिमिट में घुस जाओगे। हाँ, प्रोवाइडेड आप कुछ इन्वेस्टमेंट दिखा दो, अंडर चैप्टर 6 से सेक्शन 80C के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट्स दिखा दी, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, LIC लिया है आपने, कुछ किया है। हाँ, अभी आर्टिकलशिप मिड साइज फर्म से कर रहे हो, 2-5 हजार रुपए स्टाइपेंड है, वो क्या ही स्टाइपेंड में से टीडीएस काटेगा आपके समझ लो। ये समझने वाली बात है कि आप अपनी लाइफ का पहला इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हो जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करो। फॉर्म नंबर 102, 103 आप साइन करते हो। फॉर्म नंबर 102, 103 इज अ फॉर्म फॉर एंटरिंग इनटू आर्टिकलशिप, जिसके साथ स्टैम्प पेपर लगाना पड़ता है। मतलब आर्टिकलशिप ज्वाइन करना बकायदा नौकरी है, एंड देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ध्यान से समझना। नेक्स्ट, amount paid for purchase of molds and pattern life is equivalent to 2 years of production. What is the meaning of molds and patterns? सांचे, समझ में आ रहा है? सांचे, जैसे बर्फ का सांचा होता है, आइसक्रीम के मोल्ड्स होते हैं, वैसे मोल्ड्स एंड पैटर्न सांचे होते हैं, करेक्ट। जिसकी लाइफ 2 साल है, कहां पर जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो है, ये रहा अमोर्टाइज अमाउंट 4,48,000। हाँ, अब सर 448 क्यों लिया है, बिकॉज 8,96,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन हाउ मेनी इयर्स, 2 इयर्स। तो वहां पे लिख के रखना। क्लियर हुआ? सिर्फ देखते चलो कि आपने जो गेस किया था वो सही है या नहीं है। नहीं है तो हाईलाइट करना है, और इस क्वेश्चन को जब इंडेक्स में पोस्ट करोगे ना, लिख के रखना रिव्यू हाईलाइटेड आइटम्स। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब वर्कर? ये आपके सिलेबस से एक और टॉपिक हटा दिया गया है। एक्चुअली ये ओल्ड सिलेबस में भी हटा गया क्या था, जब मैं पढ़ता था तब था, उसका नाम था जॉब कॉस्टिंग। आपके सिलेबस में जो टॉपिक था वो था जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब का मतलब क्या, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया। आप क्या कह रहे हैं? जॉब वर्क का मतलब होता है, लिज्जत पापड़ क्लासिक एग्जांपल है। लिज्जत पापड़ की कंपनी का नाम है श्री महिला गृह उद्योग। बहुत अमेजिंग है यार। आपको पता है, जो भी विमेन है जो काम करना चाहती है इच्छा से या मजबूरी से, विडो है, बच्चों ने घर से निकाल दिया है, सोलो है, सिंगल है, कुछ करने के लिए नहीं है, ऐसी महिलाओं का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना। आपको जान के हैरानी होगी, इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी। लिज्जत पापड़ ओरिजिनली स्टार्टेड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, महिलाओं का ग्रुप जो कस्टमरीली पुराने जमाने में करते थे, खाकरा, अचार, पापड़ बनाने का, है ना। जैसे भिड़े की वाइफ नहीं करती है अचार पापड़ का धंधा, वैसे ही ये पापड़ का धंधे से चालू हुआ। लेकिन ये धंधा इतना ग्रो हो गया कि आज ये एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो लिज्जत पापड़ की फैक्ट्री में क्या होता है, पापड़ का आटा एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, फिर आटा बनाकर इन महिलाओं को ये आटा वजन करके दे दिया जाता है जॉब बेसिस पर। अब ये महिलाओं का काम है, विद इन डिफाइंड टाइम फ्रेम उनको उस आटे के लोए बनाने हैं और लोए से पापड़ बनाने हैं और पापड़ बनाकर वापस फैक्ट्री में लाके देना है, जिसके लिए उनको कुछ अमाउंट पे किया जाता है, आइदर ऑन केजीज और ऑन नंबर ऑफ पापड्स। ये आपने दे दिया एक जॉब। कौन सा कॉस्टिंग? जॉब कॉस्टिंग। मतलब जॉब लेबर में और एम्प्लॉय में डिफरेंस होता है। जॉब वर्कर को जो चार्जेस आप पे करते हो उसका टीडीएस होता है 194C में एज अ कॉन्ट्रैक्टर, टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। लेकिन एम्प्लॉय का टीडीएस होता है 192 में। एम्प्लॉय इज दोज हु आर ऑन योर पेरोल, जॉब वर्कर पेरोल पे नहीं होते हैं। समझ में आया? हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं, वो अभी डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। आपने जॉब चार्जेस पे किए जॉब वर्कर से 8,12,000 रुपए, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेबर में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका लेबर है ही नहीं ना।
वो आपका एम्प्लॉय नहीं है। आप समझ रहे हो, आपने एक तरीके से आउटसोर्स कर दिया है। जॉब पे देना मतलब क्या करना, आउटसोर्स करना। बहुत सारे टीचर्स आजकल बच्चों को या किसी बाहर वाले पर्सन को अपने नोट्स बनाने के लिए आउटसोर्स करते हैं कि भाई ये मेरे को नोट्स है, ये मैंने नोट्स बनाए, इसकी मुझे फॉर्मेटिंग करके दे दो। इजंट इट अ जॉब? बहुत सारे लोग फॉर्मेटिंग आउटसोर्स करते हैं। इजंट इट अ जॉब? समझ में आ रहा है? हर चीज एक जॉब होती है, अलग अलग तरीके के। मूवीज बनती है, मूवी में गाने बनते हैं, गाने के लिए क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं कि चलो सलीम मर्चेंट को ये म्यूजिक बना के देना है, या AR रहमान जी को ये म्यूजिक बना के देना है। आउटसोर्स कर दिया, उसका उनको पैसा दे दिया जाता है। ये म्यूजिक फिर ओन हो जाता है प्रोड्यूसर का। काफी बार कोलैबोरेशन होता है, पूरा के पूरा म्यूजिक आउटसोर्स कर दिया टी सीरीज को, तो अब वो गाने और उस गाने का प्रोडक्शन कॉस्ट कौन बियर करेगा, टी सीरीज। लेकिन गाने की ओनरशिप भी टी सीरीज रहेगी। लेकिन सर गाने तो पिक्चर में बज रहे हैं, तो टी सीरीज का उस प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेशन हो जाएगा। तो मूवी के शुरुआत में देखना लिखा हुआ आता है फराह खान प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद टी सीरीज। आप इसको समझ रहे हो? मतलब हर धंधा ना बहुत अमेजिंग है। प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। बट अच्छी बात यह है, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि हम इन धंधों को, बिजनेस को समझ सके, बिजनेस आखिर ऐसे होते क्या है। नहीं 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 नहीं, जॉब वर्कर मतलब आई एक्सप्लेन यू। आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है? आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, मुझे एक काम करके चाहिए। अब मेरा जो काम है वो करने के लिए 50 लोग लगेंगे। मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं 50 लोगों को ढूंढूं और उनको मेरे पेरोल पे ले लूं, उसकी कॉस्ट कहां जाएगी, लेबर कॉस्ट में। या फिर आपके पास ऐसे लोग हैं, आप मेरे को कहते हो सर आप मेरे को काम दे दो, मैं काम करवा के दूंगा। कितने लोगों से करवाना है, क्या करवाना है, वो मेरा मैटर। मैं पैसा 50 लोगों को पे नहीं करूंगा, मैं पैसा आपको पे करूंगा। इसीलिए आप क्या कहलाते हो, कॉन्ट्रैक्टर। मैं बन जाता हूं कॉन्ट्रैक्टी, और मैं आपको जो पे करूंगा उस पर TDS करूंगा अंडर सेक्शन 194C। समझ में आया? अब आप मुझसे काम ले रहे हो, आप अपने वर्कर से काम करवाओगे, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। अरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी जॉब पे चलती है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर खुदाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स अलग हैं, छपाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स अलग होते हैं। समझ में आ रहा है? बॉलीवुड इंडस्ट्रीज पे चलती है, बहुत सारे बिजनेसेस इसी पे चलते हैं। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, पैकेजिंग के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, पूरा के पूरा पैकेजिंग। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स अपना यूट्यूब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देते हैं कि यूट्यूब पूरा एक टीम मैनेज करेगी। दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। ये हमने कहा लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, अभी हमने देखा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1,12,000। ये देखिए, स्टोर एंड स्पेयर का मतलब समझ में आ गया ना सभी को? पक्का? डेप्रीसिएशन, अब समझना, डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऑफिस बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, डिलीवरी व्हीकल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्लियर हो गया? डोमिनोज की जो बाइक होती है वो डिलीवरी व्हीकल है। डिलीवरी व्हीकल का पेट्रोल, मेंटेनेंस, ये सब कहां जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलो टिक मार्क करते हैं। देखिए, डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी कहां पर जा रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसका डेप्रीसिएशन जा रहा है एडमिन ओवरहेड्स में, और डिलीवरी व्हीकल्स का जा रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। अगर आप यहां देखोगे इस क्वेश्चन में सेलिंग को भी अलग किया, डिस्ट्रीब्यूशन को भी अलग किया। दोनों में डिफरेंस क्या बताया मैंने? सेलिंग हेल्प्स टू जनरेट द डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स टू सैटिस्फाई द डिमांड। आपको पता है, एक अच्छा बिजनेस करने के लिए जो बहुत सारी चीजें चाहिए, उनमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है हाउ कैन यू मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल टू लार्ज स्केल ऑफ द बायर्स, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। अगर प्रोडक्ट दिखेगा तो बिकने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन अगर प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? ये बिग बॉस के अंदर जो कंटेस्टेंट सेलेक्ट होते हैं, आपको क्या लगता है किस बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं? और पॉपुलैरिटी को बेटा मैं एक वर्ड बोल सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन।
पॉपुलर है का मतलब क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ऐसा क्यों है कि विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट का 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए चार्ज करता है? बिकॉज विराट कोहली जी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेंगे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। दैनिक भास्कर इंदौर का, दैनिक भास्कर इंदौर का पेज नंबर 3 पे छोटी सी एड का कॉस्ट है 5 लाख रुपए। दैनिक भास्कर इंदौर पेज नंबर 3 छोटी सी एड का कॉस्ट है 5 लाख रुपए। कल संडे को दैनिक भास्कर इंदौर फर्स्ट और सेकंड पेज, दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का फुल पेज एड था। सोचो कॉस्ट क्या होगा। इसीलिए आप देखना, बड़े बड़े न्यूज़पेपर के जो फर्स्ट सेकंड पेजेस होते हैं या फुल पेज ऐड होते हैं, या तो कोई कार कंपनी देती है या कोई बिल्डर देता है, क्योंकि उनका ही तो प्रोडक्ट महंगा है। मेरे को बता, पार्ले जी वाला दे सकता है? अबे वो घर चला जाएगा उसका। लेकिन बिल्डर और कार का क्यों कहा? क्योंकि बेटा एक कार बेचेंगे या एक फ्लैट बेचेंगे, उसमें जो पैसा रिकवर होगा ना, शायद वो कॉस्ट रिकवर कर लेंगे। ये जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने ऐड दी थी कल नहीं संडे को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इट इज IIT JEE अकेडमी, जिसकी एक स्टूडेंट की फीस 1.5 से 2 लाख रुपए, और उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं कि इंदौर जैसे शहर में उनके 7 सेंटर है। इंदौर शहर में 7 सेंटर, और एक सेंटर पे भरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं इतने बच्चे। अब आप सोचो, क्या ये फर्स्ट पेज ऐड दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, बिकॉज इनका मैंने कुछ टर्म्स आपको सिखाए थे ना। टैम बहुत बड़ा है। टैम का फुल फॉर्म क्या बताया था? टारगेट एडमिसिबल, टोटल एडमिसिबल मार्केट। इनका AOV बहुत बड़ा है। AOV का फुल फॉर्म होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। समझ में आ रहा है? इनका रेवेन्यू रेट बहुत बड़ा है, इसीलिए इतना खर्चा कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में आया? तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि यार प्रोडक्ट कैसा है, उसके बेसिस पर उसको जज करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा जी, यहां पर सैलरी पे टू सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को सैलरी पे किया है, कहां जाएगा? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जाएगा। 1 मिनट चेक करते हैं। 1,26,000 रुपए मेरे हिसाब से प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाना चाहिए। कहां पे गया है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्यों प्रोडक्शन ओवरहेड्स? जनरली सुपरवाइजर कहां होता है? प्रोडक्शन फ्लोर पर, जो वर्कर्स को सुपरवाइज करता है, डायरेक्ट वर्कर्स। इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस में सुपरवाइजर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ सुपरवाइजर वर्ड बोला है और ये प्रोडक्शन एंटिटी है, तो हम लोग इसको क्या अज्यूम करेंगे? इट इज अ प्रोडक्शन ओवरहेड। समझ में आया आपको? पक्का? अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड में सुपरवाइजर क्यों चाहिए? ये देखने के लिए कि वर्कर काम कर तो रहे हैं और सही से कर तो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 हम एम्प्लॉय कॉस्ट पढ़ेंगे, तब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे आइडल टाइम का। यार इंसान में आइडल टाइम होता है, मटेरियल में आइडल टाइम नहीं होता है। मटेरियल इनटेंजिबल होता है और इंसान क्या होता है? टेंजिबल होता है। इंसान थकता है, इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है। अब आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 साढ़े 5 तक यहां बैठते हो। हाँ हाँ, पूरे दिन में आप देखो, बीच में कुछ तो ऐसे मोमेंट्स आते होंगे बीच में कुछ तो ऐसे मोमेंट्स आते होंगे जब भटकने का मन करता है। प्रेम तो देखो सुबह से ही ऐसा होता ही है। मैं तो फर्स्ट लेक्चर से कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से ग्रुप 1 ऑनवर्ड्स विदाउट फेल, हर रोज डेली, बहुत भाई साहब इतनी कंसिस्टेंटली भाई ने पढ़ाई में दिखाई होती थी तो बात ही अलग। अच्छा, ये आप देखना, खुद को संभालने के लिए इसका बॉडी का पोस्टर देख रहे हो, ऐसे बैठता है जीसस क्राइस्ट की तरह, हाथ फैला दो बस। इंसान के बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि चल क्या रहा है। कुछ बच्चे कभी कभी देखना कैसे बैठते हैं। देखा हमने कभी ऐसे होता है कुछ बच्चे। आपकी गर्दन जो है ना, ये इंडिकेटर है
कि आपको बहुत नींद आ रही है, जब आपका शरीर आपके बस में नहीं होता है, कंट्रोल में नहीं होता है, मैं दिल की बात नहीं कर रहा हूं, शरीर की, तो सबसे पहले गर्दन झूलने लगती है, एक हाथ सपोर्ट पे, पहले शुरुआत उंगली से होती है, फिर थोड़ी नींद बढ़ने लगती है, गर्दन भारी होने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, फिर और एडवांस स्टेज, फिर जब किसी के बस में नहीं है, पास वाले का कंधा, फिर जब कुछ भी नहीं हो रहा है, और जब क्लास ऐसी हो कि पीछे 2-4 बेंच खाली हो, तो मैं बोला अभी तो जामुन दिख रहा था, अभी तो जामुन दिख रहा था, गया कहां, नीचे घुटनों से निकल के पीछे जाकर 360 डिग्री लंबा हो जाए, क्या फर्क पड़े भाई, किसको पता चले। तो ये तरीका है अपने आप। यस यू आर राइट, सुपरवाइजर की जरूरत होती है। अब हम लोग यहाँ पे सुपरविजन के लिए आदमी नहीं रख सकते, इसलिए क्या लगाए, कैमरा, ICS। अच्छा, जानकारी के लिए बता दूं, कैमरास में ऑडियो भी है, मतलब ऑडियो, हाँ अब ग्रुप 1 वालों को पता है, जो नए बच्चे उनको नहीं पता ना, फालतू इधर उधर किसी को कुछ दिल की बात बोल दी, या एक हाथ टीचर को गाली मार दिया, नहीं होगा कुछ नहीं, देखो क्या है, हम भी मारते थे, आप भी मार रहे हो, क्या फर्क पड़ता है ना। थैंक यू। हाँ सर, आज आप ही का नंबर है, बहुत बढ़िया। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बहुत बढ़िया। अब देखना, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक सेकेंड, मैंने इसको टिक मार्क किया था क्या, अभी मैंने क्या पढ़ा था, हाँ सुपरवाइजर, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर, पहले भी आया है, चलो इसको टिक मार्क करते हैं। डायरेक्टर की व्हीकल कहां पे है, ये रहा, ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे, हाँ सॉरी सर, ओके। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, कहां पर जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP, जो मेरा स्टॉक पड़ा है वेयर हाउस में, उस पे जो मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूं, चेक करो, ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पर गया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये रहा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन बिल्डिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन रॉ मटेरियल एंड WIP। सर एक बात बताइए, रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस प्रीमियम मटेरियल कॉस्ट में क्यों नहीं गया, बहुत अच्छा सवाल। मैंने क्या सिखाया, मटेरियल कॉस्ट में टेंजिबल इफेक्ट होना चाहिए, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, खर्चा है, समझ में आ रहा है, ये खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन ये खर्चा कहां लग रहा है, गोडाउन में लग रहा है, जो प्रोडक्शन फ्लोर पे या उसके पास है, देयरफॉर इट इज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स, चेक करिएगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अभी हमने देखा था ना एक 19,600, कहां पर गया ये, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, कहां पर गया, प्रोडक्शन में नहीं गया, हाँ प्रोडक्शन में ही है, ये रहा नीचे, सिर्फ उसको अलग से पॉइंट बना दिया है, क्यों, क्वालिटी कंट्रोल के एक्सपेंसेस अलग से कैलकुलेट कर लिए, सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा कोई बता सकता है कि सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ या रिसर्च एंड डेवलपमेंट या लैब की जो कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्यों है, बिकॉज जनरली ये लैब्स कहां पर सिचुएटेड होती है, प्रोडक्शन फ्लोर पे। वंस आई वेंट फॉर ऑडिट ऑफ अ टिश्यू पेपर कंपनी, तब तक जिंदगी में लगता था हर चीज के लिए एक ही टिश्यू होता है,
जब वो कंपनी में गए तो पता चला हर चीज के लिए अलग टाइप का टिश्यू होता है। फेशियल टिश्यू इज डिफरेंट, हैंड टिश्यू इज डिफरेंट, किचन टिश्यू पेपर इज डिफरेंट, टॉयलेट टिश्यू पेपर इज डिफरेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस दिन समझ में आया भाई टिश्यू पेपर में भी इतनी वैरायटी होती है। अपन जो क्या किसी भी चीज को सेम टिश्यू पेपर यूज हो जाता था ना, जब तक नहीं ज्ञान था तब तक तो ऐसे ही होता था। हर चीज का टिश्यू पेपर अलग है और वहां पे लैब थी जिसके अंदर उसको टेस्ट करके उसका थिकनेस चेक करते हैं, उसका फ्रिक्शन चेक करते हैं। भाई साहब हर चीज में इतना साइंस होता है ना कि समझ ही नहीं आता है। देयरफॉर इट इज अ प्रोडक्शन ओवर इट्स। क्लियर हो गया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन ओवर इट। तो R&D कॉस्ट भी यहीं पे आ गई, जैसे कि लैब कॉस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस। ये देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स। बहुत सारे एंसिलरी प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। एक आपकी जो फैक्ट्री है उसमें एंसिलरी प्लांट्स मतलब क्या? कोको कोला की फैक्ट्री में हमने देखा था कोको कोला का रॉ मटेरियल क्या है? वाटर, बेसिक रॉ मटेरियल पानी। पानी वो लोग लेते हैं बोरवेल से। अब बोरवेल से पानी लेने के बाद उस पानी के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसको प्यूरिफाई कर सके। तो वहां पर अंदर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा था। अब मेरे को बताइए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सिर्फ साफ पानी तो नहीं निकलेगा, गंदा पानी भी निकलेगा। कभी सोचा ये गंदे पानी का क्या होता होगा? तब वहां पर एक और प्लांट लगाया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहां पर ये गंदे पानी को ट्रीट किया जाता है। ये गंदे पानी को ट्रीट करके आप कोको कोला में यूज नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन बी यूज फॉर प्लांट्स। समझ में आ रहा है? इट कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर। हम जहां रहते थे बैंगलोर में, जिस सोसाइटी में रहते थे, ट्रस्ट में इतनी अच्छी चीजें सीखी हमने वहां सोसाइटी में। वहां सोसाइटी के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, तो जो भी पानी यूज होता था बाथरूम्स में, जो भी पानी यूज होता था घर के क्लीनिंग के लिए, बर्तनों के लिए, वो पानी जो है जनरली, अब आप देखना किसी भी शहर में ड्रेनेज पाइप से फ्लश आउट हो जाता है। बैंगलोर में ऐसा नहीं था। बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये रूल था कि जो बड़ी सोसाइटीज होती है लाइक मोर देन 250 फ्लैट्स, उनको कुछ प्लांट्स खुद ही रखने हैं, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो प्लांट है इसको ट्रीट किया जाता था और ट्रीट करके फिर जो पानी बनता था, जो सेफ ड्रिंकिंग के लिए नहीं होता था, उसी पानी को आप वापस रिसाइकल करके पानी के टैंक में चढ़ाते थे यूज करने के लिए। मतलब ये पूरा ट्रीट होके जाता था। इट्स नॉट अ डर्टी वाटर, इट्स अ वेरी प्रॉपर वाटर। दिस वाटर इज यूज अगेन फॉर बाथिंग। आप लोगों ने बचपन में साइंस पढ़ा है, जब जमीन के नीचे पानी एब्जॉर्ब होता है तो मिट्टी जो है उसको फिल्टर कर देती है यार। वही चीज वहां पे होती है। दूसरी चीज, बहुत अच्छी चीज है मतलब जो बैंगलोर में सीखी है, दूसरी चीज थी वेस्ट मैनेजमेंट। ऑन एन एवरेज आपको क्या लगता है हर एक फ्लैट में जिसमें 4 लोग रहते होंगे, एक दिन में कितना कचरा निकलता होगा? 2 टाइप का कचरा है, गीला और सूखा। आई थिंक इंदौर में भी वो मैनेजमेंट है, दोनों को अलग अलग रखना है। मैं बात कर रहा हूं गीले कचरे की, 2 किलो। द डेटा इज 2 kg। हर फ्लैट से हर रोज एक दिन का 2 किलो कचरा निकलता है। अब आप इमेजिन करो 250 फ्लैट की सोसाइटी इंटू 2 kg, 500 किलो कचरा एक दिन का, इंटू 365 दिन, 1,82,500 kg का कचरा। द एंटायर सिटी विल बिकम अ डंप यार्ड अगर उसको डंप करते गए तो। अच्छा किसी दिन पार्टी वार्टी रही तो, सोसाइटी है, बर्थडे पार्टीज होती, सेलिब्रेशन होते, तब गीला कचरा ज्यादा निकलता है। बैंगलोर में रूल ये है कि किसी भी सोसाइटी में जहां 250 से ज्यादा फ्लैट्स हैं उनको वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। ये प्लांट एक छोटा सा प्लांट होता है, 15-20 स्क्वायर फीट की जगह लगती है उसको। एक मशीन आती है जहां पर ये पूरा कचरा उस मशीन में डालते हैं और उससे बनता है मैन्योर, फर्टिलाइजर। कैन यू बिलीव इट? कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है। पूरा वेस्ट डिस्पोज हो गया सिस्टमैटिकली, उससे ये मैन्योर बनता है, फर्टिलाइजर बनता है जो प्लांट्स के लिए यूज होता है। इमेजिन कीजिए, वेस्ट भी डिस्पोज हो गया, काम भी आ गया, और कहीं कुछ कचरा नहीं बना, कोई डंप नहीं बना। मिट्टी के अंदर ही उसको फर्टिलाइजर को मिक्स करते हैं, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ड्राई वेस्ट जो है वो बाहर जाकर रिसाइकल होता है।
उसमें से कांच अलग होता है, मेटल अलग होता है, पेपर अलग होता है, प्लास्टिक अलग होता है और उसको अलग तरीके से रिसाइकल किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप एक फैक्ट्री डालते हैं आपको ऐसे बहुत सारे प्लांट्स बनाने पड़ते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट से परमिशंस नहीं मिलती है। आपने यहाँ पे एक पोल्यूशन कंट्रोल और इंजीनियरिंग मेंटेनेंस का एक सेटअप बनाया, ये कौन सी कॉस्ट होगी? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एडमिन ओवरहेड्स हमने दो टाइप के देखे हैं, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड जनरल एडमिन ओवरहेड्स। ये कौन से हैं? एडमिन ओवरहेड्स। 118,600 चेक करिएगा नीचे, ये रहा। हाँ जी सर, क्या? विच कॉस्ट? एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स आर डिफरेंट फ्रॉम सुपरवाइजर इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स पानी, हाँ, फैक्ट्री कॉस्ट में नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मींस राख रखाव का जो चार्ज है, साफ सफाई का खर्चा, ये फैक्ट्री कॉस्ट में नहीं आएगा ना। आपको सिंपल चीजें, साफ सफाई के लिए जो मटेरियल चाहिए, फिनाइल चाहिए, बाकी चीजें चाहिए, ये एडमिन ओवरहेड्स में आएगा। किसी ने कुछ क्या? It will come in admin overheads relating to production, not production. Admin overheads relating to production, ये देखिए लिखा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। हमने नहीं क्या कॉस्ट शीट बनाई थी क्वेश्चन नंबर 1 की, याद करो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कॉस्ट शीट में क्या देखा था? फैक्ट्री कॉस्ट एड एडमिन ओवरहेड्स देन यू गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये देखो वही तो हुआ है यहाँ पे, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, कहां पे जाएगा? अच्छा ये बताओ, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है ये? क्योंकि डायरेक्ट है तो लेबर में जाएगा, इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड्स में जाएगा। पहले तो ये डिसाइड करो, मैनेजर को सैलरी डायरेक्ट होती है इनडायरेक्ट होती है? इनडायरेक्ट। क्लियर? क्योंकि मैनेजर डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। अब प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर को जो सैलरी जाएगी वो कौन सा ओवरहेड होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड। ये देखिए आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड। क्लियर हो गया? पक्का? कोई परेशानी? इसको हटाता हूं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एडमिन ओवरहेड्स, और सेल्स एंड मार्केटिंग selling and distribution overheads. Very good. So administrative overheads general, accounts and finance, और selling and distribution में sales and marketing. Very good. Salary paid to general manager, administration overheads. Packing cost paid, प्राइमरी पैकिंग फॉर नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी, कहां पर जाएगा? ये रहा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट 96,000। फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब सेकेंडरी पैकिंग, selling and distribution overheads. Wages of employee engaged in distribution of goods, selling and distribution overheads. कहां पर गया? ये रहा, नहीं, कहां पे लिया इन्होंने? हाँ जी, मॉड्यूल में है ही नहीं ये वाला पॉइंट, होना तो नहीं चाहिए। अरे सर वो इंटरेस्ट है, आप सिर्फ अमाउंट देख रहे हो, आप सिर्फ अमाउंट देख रहे हैं सर, वो इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड है।
सर मैं वो पॉइंट नहीं ढूंढ रहा हूँ सर, मैं ये पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, वेजेस एंड ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। फीस पेड टू ऑडिटर, फीस पेड टू लीगल एडवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। क्या सर? नेम अलग है, बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं, आई विल चेक अगेन। ऑडिटर और लीगल एडवाइजर कहां पर जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल स्टाफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आ गया परफॉर्मेंस बोनस, मतलब इंसेंटिव्स। वैल्यू ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। आई थिंक स्टॉक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक्स तो रिस्पेक्टिव जगह पे जाएगा। अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एज वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 86,000। क्या देखा था हमने? मटेरियल कंज्यूम्ड में से माइनस होता है 86,000। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कहां पर है? ये रहा, ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, उन्होंने नीचे माइनस किया। कहां माइनस किया इन्होंने? कहां पे किया? प्रोडक्शन ओवरहेड से किया है। कहां पर है प्रोडक्शन ओवरहेड्स में? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर 86,000। ओके, इन्होंने यहां पर लेस किया रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये रॉ मटेरियल नहीं लिखा है, अगर ये रॉ मटेरियल होता था तो रॉ मटेरियल से माइनस होता था। वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब WIP का है, इसीलिए ये कहां पर चला गया? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। आप यहां पर लिख लीजिएगा स्क्रैप ऑफ WIP, प्रोडक्शन overheads. From the above data, you are required to prepare statement for cost of Arnav Ispat Udyog Limited for the year ended 31st March 21, showing prime cost, factory cost, cost of production, cost of goods sold, and cost of sales. So basically, it's a one single all-in-one question of the classification of the all the types of cost. तो जब भी रिवाइज करना, आई थिंक 9th नंबर और 10th नंबर के भी मेजॉरिटी आइटम्स यहां पर कवर हो जाते हैं। कुछ एक दो चीजें छोड़ दूं, जैसे हायर चार्जेस ऑन HEMM, ऐसे एक दो चीजें अगर हम छोड़ दे तो वो यहां पर कवर हो जाती है। तो इसे एक क्वेश्चन से हम पूरा रिवाइज कर सकते हैं, करेक्ट। सिर्फ एक चीज में डिफरेंस है, वो 7,20,000 इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो यहां पर इन्होंने लास्ट में कंसिडर किया है, और मेरे बुक में वो जो लिखा था इट वॉज विच कॉस्ट? वेजेस ऑफ एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो अगर एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो कहां पे जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में, और अगर इंटरेस्ट है तो वो यहां पर आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, करेक्ट। क्लियर आया समझ में? चलिए इस क्वेश्चन को भी इंडेक्स में पोस्ट करें। चैप्टर नंबर 1 हमारा यहां पर खत्म हो जाता है, सारे क्वेश्चंस यहां पे खत्म हो गए, लेकिन कॉस्ट शीट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने कहा है, कॉस्ट शीट पे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12 बचा है। छोटे छोटे चैप्टर्स है, सिंपल क्वेश्चंस हमें करना है, वो चैप्टर्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप लोगों की टेस्ट कंडक्ट होगी ऑन द एंटायर कॉस्ट शीट सेगमेंट 8, 6 एंड 12। एंड रिमेंबर, हर एक टेस्ट में चैप्टर नंबर 1 तो रहेगा ही रहेगा, मतलब दैट इज द बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, करेक्ट। चलिए, सी यू टुमारो अगेन, थैंक यू वेरी मच। It won't come in